हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं यहाँ पे। अब इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स चैप्टर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का फिजिक्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हम लोग ये कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे न्यूमेरिकल पे। तो देखो, वेव का इक्वेशन ध्यान में रखना है आपको, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो। इससे फर्क नहीं पड़ता है के एक्स पहले है कि बाद में है, के एक्स माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें ए आपका एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा का दो फॉर्मूला है, 2 पाई एन और 2 पाई/टी। एन फ्रीक्वेंसी, टी टाइम पीरियड, दोनों में रिलेशन एन इज इक्वल टू 1/t। के को बोला जाता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई/लैम्डा, जहां पे लैम्डा वेवलेंथ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते हो या ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हो, इन दोनों ही सूरतों में आपका वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करता है, मतलब टुवर्ड्स राइट। लेकिन इसमें देखो क्या है, के एक्स और ओमेगा टी में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। के एक्स पॉजिटिव है, ओमेगा टी नेगेटिव है। इसमें ओमेगा टी पॉजिटिव है, के एक्स नेगेटिव है। तो अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो आपका वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रेवल करता है। अगर इक्वेशन कुछ ऐसा है कि इसमें या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, के एक्स प्लस ओमेगा टी दोनों पॉजिटिव, माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी दोनों नेगेटिव, देन योर वेव ट्रेवल्स अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो वो लेफ्ट की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करेगा। वेव किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है उसका दो फॉर्मूला, एक तो एन लैम्डा, एन फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, और दूसरा ओमेगा अपॉन के, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और के आपका यही ऊपर प्रोपगेशन कांस्टेंट 2 पाई अपॉन लैम्डा। ठीक है। अच्छा, अगर आपका जो वेव है, वेव में पार्टिकल के लिए दो पोजीशंस आप बता सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास वेव है ऐसे, अब ये जो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहा है, इसके दो पोजीशन है, एक तो वाई एक्सिस पे पोजीशन है, वाई एक्सिस पे आपका ये पोजीशन है, और एक तो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे ये पोजीशन है। तो एक्स पार्टिकल का एक्स एक्सिस पे पोजीशन बताएगा, और वाई पार्टिकल का वाई एक्सिस पे पोजीशन बताता है। ठीक है। और उसके अलावा दो पॉइंट के बीच में हमेशा फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस होता है। जैसे अगर मान लो यहाँ पे मैं वेव बनाता हूं इस तरीके से, तो हमको पता है कि अगर ये पहला वाला पार्टिकल एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेता है, तो इसका फेज होगा 2 पाई, और इसने जो टाइम दिया है वो कैपिटल टी दिया हुआ है। इतने टाइम में आपका जो वेव है कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। अभी जो लास्ट वाला पार्टिकल है, यहाँ पे वेव अभी तक पहुंचा ही है, तो इसका फेज तो 0 होगा, और अभी इसने कोई टाइम भी स्पेंड नहीं किया वाइब्रेशन में, तो इसका टाइम भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे टाइम कैपिटल टी मतलब एक पूरा ऑसिलेशन के लिए जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड। तो इसने तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे 0 है। अच्छा, बीच वाले पार्टिकल की बात करूं तो बीच वाले पार्टिकल ने आधा ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया है, तो उसका टाइम जो होगा वो t/2 होगा। और फेज की बात करो तो पाई हो जाएगा इसका फेज, आधा ऑसिलेशन मतलब ऊपर जाके नीचे आया है। और अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस को हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये वाले और ये वाले के बीच में आपका पाथ जो होगा वो लैम्डा होगा, और इन दोनों के बीच में पाथ λ/2 होगा। तो आपको करना क्या है, चलो ये तो स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई ये दो पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक ये पॉइंट ले लो पॉइंट ए, और एक ये पॉइंट ले लो पॉइंट बी, इनके बीच में इतना डिस्टेंस है 5 मीटर का, तो बताओ इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आ गया, तो आपको करना क्या है कि ये जो टेबल है ये टेबल यूज करना है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और टाइम डिफरेंस के लिए। अब यहाँ पे देखो क्लियर है कि पहला पार्टिकल और लास्ट पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस 2 पाई है, 2 पाई - 0, 2 पाई। इनके बीच का डिस्टेंस मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो 2 पाई फेज डिफरेंस होगा, तो फिक्स है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा ही होगा। और टाइम डिफरेंस भी आपको दिख जाएगा कैपिटल टी, तो टाइम डिफरेंस कैपिटल टी है। तो ये तीनों रिलेशन तो फिक्स है। उसके अलावा कोई भी दो पार्टिकल दिया हो, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस फाई है, पाथ डिफरेंस लैम्डा यानी कि डिस्टेंस लैम्डा है, और टाइम का डिफरेंस टी है, तो आप इससे तीन इक्वेशन बना सकते हो। तीन इक्वेशन आपको नीचे बना के रखा है मैंने। देखो, फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा पहला इक्वेशन, फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू टी अपॉन टी ये दूसरा इक्वेशन, एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू टी अपॉन टी ये तीसरा इक्वेशन। तो अगर आपको फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन चाहिए तो पहला वाला, फेज टाइम डिफरेंस दूसरा वाला, पाथ डिफरेंस टाइम डिफरेंस तीसरा वाला। समझ गए? ये तीन इक्वेशन से काम चल जाएगा। और अगर तीन इक्वेशन याद नहीं है
तो आप ये वाला टेबल याद कर लो, तीनों इक्वेशन अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखो इक्वेशन देख रखा है y इज इक्वल टू 0.2 साइन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, y इज इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई t अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8, और ये सब SI यूनिट्स में है। आपको वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ढूंढना है। तो आप इक्वेशन आपको देखो क्या दिया है वेव का, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, साइन के बाद ब्रैकेट के अंदर सब कुछ है, तो आपको इसको भी इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। साइन के बाद जो 4 पाई उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, तो y इज इक्वल टू 0.2 साइन 4 पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 पाई अपॉन 0.08 t हो जाएगा, और फिर यही 4 पाई यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 4 पाई अपॉन 0.8 x हो जाएगा। नाउ कंपेयर विथ, ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, y इज इक्वल टू ए साइन, अब यहाँ पे t है तो t हमेशा ओमेगा के साथ रहता है, ओमेगा t माइनस एक्स के साथ होता है, के एक्स से कंपेयर कर दो। सॉरी, अब आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखो a की जगह पे यहाँ पे 0.2 आ रहा है, तो आपको एम्पलीट्यूड मिल गया 0.2 मीटर, तो आपको थर्ड आंसर यहाँ पे मिल गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव 0.2 मीटर। अब ये आगे पीछे हो जाएगा, लास्ट में आप उसको लाइन से आंसर में लिख देना। उसके बाद फिर ओमेगा की जगह पे क्या आ रहा है, अब हमको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। ओमेगा की जगह पे क्या आ रहा है बताओ, 4 पाई अपॉन 0.08। अब ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एन, तो 2 पाई एन इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 0.08, 2 पाई 1 जा 2 पाई 2 जा, तो यहाँ से एन का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 0.08, और यू कैन राइट इट एज 1 अपॉन 0.04, या फिर आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज। तो 25 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अब आपको चाहिए वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आप तीसरे इक्वेशन, तीसरे वाले पार्ट से देख लो, के एक्स से। के की जगह पे क्या आ रहा है, 4 पाई अपॉन 0.8, तो के का वैल्यू होता है 2 पाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 8। एक सेकेंड ना, 4 पाई अपॉन 0.8, 2 1 जा 2 2 जा, तो यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 2, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 0.4 मीटर। समझ गए? तो यहाँ आपका लैम्डा, यहाँ आपका फ्रीक्वेंसी और यहाँ आपका एम्पलीट्यूड, तीनों चीजें ढूंढने बोली थी, मिल गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ वेव फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज देके रखा हुआ है, इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड, स्पीड 350 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। देखो क्या क्या ढूंढना है आपको, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिस्प्लेसमेंट्स एट अ सर्टेन पॉइंट एट टाइम्स 1 मिलीसेकंड अपार्ट। दो के बीच में टाइम डिफरेंस देके रखा हुआ है, टाइम डिफरेंस 1 मिलीसेकंड दिया हुआ है, मिलीसेकंड का मतलब होता है 10⁻³ सेकेंड, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस मतलब आपको फाई ढूंढना है। और सेकंड केस क्या बोला है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब फेज डिफरेंस अगर इनके बीच में 45 डिग्री है, लेकिन आपको हमेशा इसको रेडियन में लेना होगा, दैट इज π/4 रेडियन, तो उनके बीच में स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है, इसका मतलब उनके बीच का पाथ डिफरेंस x क्या है। ठीक है, ये दोनों चीजें ढूंढनी है। सबसे पहले शुरू करते हैं पहले वाले पार्ट से। तो भाई टाइम डिफरेंस दिया हुआ है, फेज डिफरेंस ढूंढना है, रिलेशन आ जाओ टाइम और फेज डिफरेंस में। सेकंड इक्वेशन देखो, टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस है ना, फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू टी अपॉन टी, तो फाई अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू टी अपॉन टी, यही है ना। तो यहां से आपको फाई का वैल्यू मिल जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी। अब सवाल ये है कि भाई यहाँ पे टाइम पीरियड तो दिया हुआ नहीं है, टाइम गैप तो देके रखा हुआ है टी का, तो आपको टाइम पीरियड तो दिया हुआ, टाइम पीरियड पता नहीं है, तो टाइम पीरियड क्या करोगे, एक काम करो आप, ये जो पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी, इससे आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। पहले तो आपको टाइम पीरियड की जरूरत क्या है यहाँ पे, अच्छा एक काम करो ना, टाइम पीरियड तो वैसे ही मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हम जानते हैं कि 1/t जो होता है वो n होता है, तो यहाँ पे आप 1/t को n सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई 1 अपॉन टी को आप n लिख दो तो n इंटू टी हो जाएगा। तो बस मिल गया यहाँ पे वैल्यू 2 पाई, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 500 और टाइम का वैल्यू, टाइम गैप कितना है 10⁻³ तो टाइम डिफरेंस 10⁻³ है। तो 5 2 से 10 हो जाएगा और 10,000 कैंसिल हो जाएगा, पाई रेडियन। यही आपका आ गया फेज डिफरेंस। पहला वाला आंसर आ गया। अब सेकंड वाले आंसर पे चलते हैं और सेकंड वाले का क्या है, फेज डिफरेंस दिया हुआ है π/4, आपको पाथ डिफरेंस ढूंढना है। तो ये इक्वेशन आपका फेज और पाथ के लिए आपको पहला इक्वेशन मिल जाएगा, 5/2π इज इक्वल टू x अपॉन लैम्डा। तो 5/2π इज इक्वल टू x अपॉन लैम्डा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2π मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। अच्छा लैम्डा, लैम्डा कैसे मिलेगा? लैम्डा के लिए एक काम करो, मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। आप लोगों को पता है v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एन हो जाएगा। तो आपका v का वैल्यू कितना देके रखा हुआ है 350 डिवाइडेड बाय 500, कैंसल, तो 5 1 10 5 7 तो आपको लैम्डा का वैल्यू 0.7 मीटर आ गया, राइट। 5 10 50 5 7 35, यस। तो लैम्डा यहाँ से मिल गया, जो इन्फॉर्मेशन दिया था उससे हम लोगों ने लैम्डा निकाल लिया। चलो अब कोई दिक्कत नहीं। फेज डिफरेंस सेकंड केस में देखो, सेकंड केस में फेज डिफरेंस π/4 दिया हुआ है, तो आप π/4 ले लो डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो पाई और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा का वैल्यू 0.7 है, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 0.7 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। अब 0.7 डिवाइडेड बाय 8 आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और 0.7 डिवाइडेड बाय 8 विल गिव यू 0.0875 मीटर। तो ये आपका पाथ डिफरेंस आ गया, ठीक है। आप इसको 8.75 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, पर उसकी जरूरत नहीं है, ऐसा यूनिट में आंसर है, काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। टू साउंड वेव्स ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं मैं, सॉरी, 330 मीटर पर सेकेंड का साउंड वेव का स्पीड है, तो इसका मतलब स्पीड दिया हुआ है आपका 330 मीटर पर सेकेंड। इफ देयर फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो आइडेंटिकल एंड आर इक्वल टू 540, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, दैट इज 540 हर्ट्ज, तो वेवलेंथ भी सेम हो जाएगा। अगर v और n सेम है तो लैम्डा भी सेम हो जाएगा। What will be the phase difference between waves at points 3.5 meter from one source and 3 meter from the other if the sources are in phase? है। एक सेकेंड, हाँ इसका क्या बोल रहे हैं लोगों ने, समझा नहीं। What will be the phase difference between the waves at points 3.5 meter from one source? पहले काम करो, इसका लैम्डा निकालो, लैम्डा काम आएगा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा कर लो, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एन आ जाएगा। तो v का वैल्यू आपका 330 है और लैम्डा का वैल्यू 540 है, तो लैम्डा तो भैया अजीबो गरीब आ गया है, और लैम्डा इज इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाय 54 मीटर। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। What will be the phase difference between the waves at points 3.5 meter from one source and 3 meter from the other if the sources are in phase? Sources in phase है, इसका मतलब उनके बीच का phase difference जो है वो phase difference या तो जीरो होगा, in phase का मतलब होता है, इन फेज का मतलब उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस या तो जीरो होगा या तो 2 पाई होगा या तो 4 पाई होगा एंड सो ऑन। तब उनके बीच का फेज डिफरेंस अगर जीरो है तो पाथ डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा, पर इन्होंने फेज डिफरेंस पूछा है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स एट पॉइंट्स 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम द अदर इफ द सोर्सेज आर इन फेज। चलो ठीक है, तो यहाँ पे भाई सोर्सेस है और सोर्सेज इन फेज है, तो सोर्स मुझे लगता है दोनों एक साथ वेव छोड़ रहे हैं। एक का वेव 3.5 मीटर कवर कर चुका है और दूसरे का वेव जो है वो 3 मीटर कवर कर चुका है। तो भाई डिस्टेंस एक का x1 ले लेते हैं, दूसरे का x2 ले लेते हैं, और अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं, पहले हम पाथ डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो फेज डिफरेंस तो अपने आप निकल आएगा। पाथ डिफरेंस x क्या होगा बताओ, x1 माइनस x2, पाथ के बीच का डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा 3.5 माइनस 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। पाथ डिफरेंस मिल गया,
अब फेज डिफरेंस चाहिए हमको, तो भाई रिलेशन क्या था हमारा पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस का, देखो यहाँ पे पहला वाला रिलेशन है 5/2 पाई इज इक्वल टू एक्स बाय लैम्डा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5/2 पाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन लैम्डा। तो फाइ का वैल्यू आपका एक्स अपॉन लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, और एक्स का वैल्यू आप यहाँ से देख लो 0.5, तो 0.5, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे है आपका 33 डिवाइडेड बाय 54, और 2 पाई 0.5 इंटू 2 1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 54 डिवाइडेड बाय 33 पाई हो जाएगा। तो 54 डिवाइडेड बाय 33 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1.636, 1.636 पाई रेडियन। ये आपका फेज डिफरेंस आ गया। दैट्स इट। तो दोनों सेम, इसको हटा दो, इसकी जरूरत यहाँ पे नहीं है। ये तो यार पता नहीं इसमें क्या सोर्सेस, चलो सोर्सेज इन फेज है, इसका मतलब सोर्सेज दोनों जो है ना एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड है और उन्होंने एक साथ वेव छोड़ा, या फिर आपका ये वेव जो है ना यहाँ तक पहुंचा 3.5 मीटर तक, ठीक है, और दूसरे सोर्स का वेव 3 मीटर तक पहुंचा है, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस आ जाएगा 0.5 मीटर का। पाथ डिफरेंस अगर है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो रिलेशन हमको पता था, निकाल लिया हम लोगों ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूले और उसके बाद फिर क्वेश्चन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, दो वेव्स अगर सुपर इम्पोज होते हैं, मान लो एक वेव का ये इक्वेशन है, दूसरे वेव का ये इक्वेशन है, ठीक है, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस मतलब एंगल के बीच का डिफरेंस, फेज डिफरेंस मतलब एंगल के बीच का डिफरेंस, तो एंगल के बीच का डिफरेंस φ1 माइनस φ2 आ जाएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जैसा ऑसिलेशन का था वैसा इसका ही आएगा। अगर फेज डिफरेंस फाइ है φ1 माइनस φ2, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का इक्वेशन क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइ प्लस a2 स्क्वायर का रूट। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होता है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, दिस इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में, तो दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जाता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब भाई क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट, थियरी में हम पढ़ चुके हैं, तो एम्पलीट्यूड माइनस हो जाता है, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड a1 माइनस a2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि इंटेंसिटी जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ये बात तो ध्यान में रखना है, कई बार आ चुका है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम स्क्वायर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होगा, a1 प्लस a2 का स्क्वायर हो जाएगा। मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ए मिनिमम का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a1 माइनस a2 का स्क्वायर। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, तो a1 प्लस a2 का स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। The displacements of two sinusoidal waves propagating through a string are given by y1 is equal to 4 sin 20x minus 30 और y2 is equal to 4 sin 25 minus 40t, where x and y are in centimeter and t is in seconds। तो x और y सेंटीमीटर में याद रखना। Calculate the phase difference between these two waves at points x is equal to 5 and time t is equal to 2 seconds। तो x is equal to 5 सेंटीमीटर बोल दिया गया है और t is equal to 2 सेकेंड्स बोल दिया गया है। पहला क्वेश्चन, आपको फेज डिफरेंस ढूंढना है। फेज डिफरेंस मतलब एंगल के बीच का डिफरेंस। तो देखो ये जो एंगल दिख रहा है ना, इनके बीच का डिफरेंस तो यदि मैं यहाँ पे लिखूं y1 is equal to 4 sin 20x minus 30t और इक्वेशन में वैल्यूज डाल दो, तो 4 sin या फिर एक काम करते हैं, इसका जो पूरा एंगल है उसको θ1 लिख लेते हैं। ये जो पूरा एंगल है इसको θ1 लिख लेते हैं। दिस एंगल इज θ1। ये पहले वाले का एंगल हो गया 20x माइनस 30t। इसको आप कैलकुलेट कर लो। x का वैल्यू तो दिया ही है ना, x का वैल्यू 5 दिया है और t का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो आपको θ1 मिल जाएगा 100 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 40 रेडियन। तो आपको θ1 मिल गया यहाँ पे 40 रेडियन। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, y2 का वैल्यू। तो y2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 4 sin 25x माइनस 40t दैट। अब यहाँ पे आपको θ2 क्या मिलेगा बताओ, θ2 का जो वैल्यू है ये θ2 हो जाएगा 25x माइनस 40t। अगेन x का वैल्यू सेम 5 आ जाएगा यहाँ से और t का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 25 125 माइनस 80,
तो 125 माइनस 80 विल गिव यू 45 रेडियन। तो ये आपका phi2 आ गया। फेज डिफरेंस का मतलब होता है एंगल के बीच का डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस जो ज्यादा है उसमें से कम माइनस कर दो, तो θ2 माइनस θ1 विल गिव यू 45 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 5 रेडियन। तो ये आपका फेज डिफरेंस आ गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हेन दीज टू वेव्स इंटरफेयर व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो भाई देखो, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड 4 देके रखा हुआ है। तो आप A1 4 सेंटीमीटर और A2 भी 4 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड आपको लेके रखना है, मतलब रेशियो पूछा है ना। When these two waves interfere, what are the maximum and minimum values of intensity? अब यार यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, पर एक काम करते हैं कांस्टेंट का वैल्यू हम 1 ही लेके चलते हैं अगर कुछ नहीं दिया है तो आपका सॉरी इक्वेशन देखो क्या आ जाएगा, I मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर। आप लिख दो ऐसे, वैसे तो कांस्टेंट होता है पर कांस्टेंट का वैल्यू हम 1 अज्यूम करके चलते हैं। तो I मैक्सिमम का वैल्यू A1 प्लस A2 का स्क्वायर और I मिनिमम का वैल्यू A1 माइनस A2 का स्क्वायर। तो 4 प्लस 4 का स्क्वायर एक कांस्टेंट होता है, पर कांस्टेंट हम यहाँ 1 अज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 64। सो I मैक्सिमम आ गया आपका। वैसे ही I मिनिमम की बात की जाए तो अब यूनिट तो कुछ लिख नहीं पाएंगे यहाँ पे, A1 माइनस A2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो A1 A2 दोनों क्योंकि सेम दिया हुआ है तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो I मिनिमम का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी के वैल्यूज आ गए आपके पास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं कहीं से लेना भूल गया था तो मैंने इसको लिख दिया है, आप देख सकते हो। अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। A particle on this string takes 4 milliseconds to move from its mean position to its extreme position. अब देखो होता क्या है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और इसमें ये बोल रहा है कि एक पार्टिकल, अब ऑब्वियसली बात है एक स्ट्रिंग के अंदर जब वेव प्रोड्यूस होगा कुछ इस तरीके से तो पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। मान लो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट कर रहे हैं, ये उसका एम्पलीट्यूड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। वो ये बोल रहा है कि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए उसने कितना टाइम ले लिया, 4 मिली सेकेंड ले लिया। 4 मिली सेकेंड का टाइम ले लिया। मिली सेकेंड का मतलब होता है 4 इंटू 10⁻³ सेकेंड ले लिया। अब टाइम पीरियड आपको इससे मिल जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा बताओ। देखो टाइम पीरियड का मतलब एक पूरा ऑसिलेशन का टाइम। तो अगर वो नीचे से ऊपर जाने में 4 सेकेंड लग रहा है, फिर ऊपर से फिर नीचे आने में 4 मिली सेकेंड और लगाएगा, फिर उसके बाद फिर नीचे और आएगा, और फिर जब ऊपर आएगा तब जाके एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। तो ऊपर जाना, फिर मेन पोजीशन पे आना, फिर नीचे जाना और फिर मेन पोजीशन पे आना। तो ऐसा वो 4 बार करेगा। समझ गए कि नहीं। नीचे से ऊपर जाने में 4 मिली सेकेंड, फिर ऊपर से नीचे आने में 4 मिली सेकेंड, फिर उसके बाद मेन से नीचे आने में 4 मिली सेकेंड और फिर वापस आने में 4 मिली सेकेंड। तो टोटल 4 इंटू 4 मिली सेकेंड हो जाएगा और इसका टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 16 मिली सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻³ सेकेंड। अब आपको चाहिए क्या वो देखो, टाइम पीरियड मिल गया। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच आर एट मेन पोजिशन इज 2 सेंटीमीटर। मतलब दो ऐसे पॉइंट ले लो जो मेन पोजिशन पे हो एक के बाद दूसरा। जैसे मान लो पहला वाला पॉइंट ले लिया मैंने और ये वाला उसके जस्ट बाद वाला जो मेन पोजिशन पे है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा बताओ। यहां से लेकर यहां तक ये पूरा डिस्टेंस लैम्डा होता है, तो उसका आधा डिस्टेंस हो जाएगा ये, दैट इज λ/2। तो इनके कहने का मतलब होता है कि λ/2 जो है वो 2.0 सेंटीमीटर है, और यू कैन सिंपली राइट λ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो आपको लैम्डा भी देके रखा हुआ है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4 इंटू 10⁻² मीटर आ जाएगा। आ गया। आगे बढ़ते हैं। फाइंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ द वेव। मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी तो भाई सीधी सीधी बात है,
n इज इक्वल टू 1/t हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1/16 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/16, अगर देखोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 16 विल गिव यू 0.0625, 0.0625, और ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ हो जाएगा। तो ये भैया आपका आ जाएगा 62.5 हर्ट्ज। ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी। और क्या बोला है, वेवलेंथ बोला है। वेवलेंथ तो मिल गया ना, यहाँ पे वेवलेंथ मिल गया, ये वेवलेंथ तो पहले से मिल गया। तो फ्रीक्वेंसी मिल गया, वेवलेंथ मिल गया, और स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला v इज इक्वल टू एन लैम्डा यूज कर लो। n का वैल्यू 62.5 और लैम्डा का वैल्यू 4 इंटू 10⁻²। तो 62.5 multiplied by 4 will give you 250 इंटू 10⁻², और -2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5, बहुत ही कम स्पीड है यार। v 2.5 मीटर पर सेकेंड। एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। सही आ रहा है भाई, सही आ रहा है। स्पीड काफी कम है पर ठीक है, 0.04, ठीक है, चलो सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे अब स्टेशनरी वेव्स की कुछ चीजें हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स देखो, दो ऐसे वेव से मिलकर बनता है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप देखो, अगर पहले का इक्वेशन y1 इज इक्वल टू a sin 2π nt माइनस एक्स बाय लैम्डा है तो आपको डायरेक्शन बदलना है, तो माइनस का प्लस कर दो यहाँ पे, और nt प्लस एक्स बाय लैम्डा हो जाएगा। ये वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और ये दोनों पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। जब दोनों वेव सुपर इम्पोज हो जाएंगे तो आपको स्टेशनरी वेव मिलेगा। स्टेशनरी वेव का इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होता है। इसमें kx वाला टर्म गायब है। kx वाला टर्म गायब है, इसका मतलब x एक्सिस पे ट्रैवल ही नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको स्टेशनरी वेव बोलते हैं। पर इसका जो एम्पलीट्यूड होता है उसका वो फिक्स नहीं होता है, उसका वो x पर डिपेंड करता है, और एम्पलीट्यूड का वैल्यू 2a cos 2π x by लैम्डा होता है, और ओमेगा का वैल्यू 2π n जैसा है। तो यहाँ पे आप देखो, एम्पलीट्यूड का वैल्यू फिक्स नहीं है, ये एम्पलीट्यूड और ये ओमेगा। और आप देख सकते हो इस तरह का लूप वाला वेव बनेगा जहां पे कुछ पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही ऑसिलेट नहीं करते हैं, उसको बोला जाता है नोड। तो ये सारे नोड्स है, देख रहे हो, ये नोड है, ये नोड है। और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है बीच बीच वाले, इसको एंटी नोड बोलते हैं। तो भाई दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस आप देख सकते हो यहाँ पे λ/2, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। यही सब यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तीनों चीजें। ओके, चलो अब इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन ही है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इन अ स्टेशनरी वेव ऑन अ स्ट्रिंग वाइब्रेटिंग विद फ्रीक्वेंसी 64 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 64 हर्ट्ज, वेलोसिटी आपको देके रखा हुआ है 48 मीटर पर सेकेंड। बोला है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स का मतलब ये जो दो नोड्स है, ये नोड है, ये नोड, इनके बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो, सक्सेसिव टू सक्सेसिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है। तो बस आपको लैम्डा ढूंढना है, मिल गया। तो लैम्डा कैसे ढूंढोगे, v इज इक्वल टू एन लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू v/n हो जाएगा। v का वैल्यू 48, n का वैल्यू 64, तो आपको 48 डिवाइडेड बाय 64 मिल जाएगा 0.75 मीटर। ये लैम्डा आ गया। अब आपको करना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, क्या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, तो वो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, λ/2, 0.0 सॉरी 0.75 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 0.23 और 27 और 25 0.375 मीटर। ठीक है, 0.75 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 0.375 मीटर। मिल गया डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave. The distance between two successive nodes. Distance between two successive nodes इसका मतलब lambda by 2 is 3.75 सेंटीमीटर। ठीक है, और you can simply write it as, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
3.75 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपको लैम्डा हो जाएगा 2 इंटू 3.75 मीटर, और लैम्डा विल बी इक्वल टू 7.5 आएगा आई गेस, राइट। 3.75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर है, सॉरी सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 7.5 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा। चलो, इसका मतलब हम लोग को वेवलेंथ देके रखा हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स बोला, मतलब वेवलेंथ मिल गया। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 1500 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग को ढूंढना है। सिंपल है, फिर से वही v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो n इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। v का वैल्यू आपको 1500 दिया हुआ है, लैम्डा का वैल्यू 7.5 इंटू 10⁻², तो 1500 डिवाइडेड बाय 7.5 विल गिव यू 200, और ये 10⁻² ऊपर चला जाएगा, तो भाई ये 2 इंटू 10⁻4 हर्ट्स हो जाएगा। लेट मी चेक द आंसर। 2 इंटू 10⁻20 किलो हर्ट्स दिया हुआ है। हाँ, एक ही चीज हो गया, नो प्रॉब्लम। इसको 20 किलो हर्ट्स भी लिखा जा सकता है। 20 इंटू 10⁻3 हर्ट्स हो जाएगा। 10⁻3 हर्ट्स का मतलब 20 किलो हर्ट्स। यहाँ छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। two sources of sound are separated by a distance 4 meter. They both emit sound with the same amplitude and frequency, but they are 180 degree out of phase. At what points between the two sources will the sound intensity be maximum? 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होंगे, तो इसका मतलब एक आपका सोर्स यहाँ पे है और एक सोर्स आपका यहाँ पे है, ठीक है। इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है ये आपका 4 मीटर है, ऐसा दे के रखा है, ठीक है। और एक वेव यहाँ पे जा रहा है, एक ट्रैवल कर रहा है, दूसरा आउट ऑफ फेस है, तो इस डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होगा। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, ये बना देंगे आपका स्टेशनरी वेव, क्योंकि दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वेव्स ट्रैवल करते हैं तो स्टेशनरी वेव बन जाता है, ठीक है। अब इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी आपको देके रखी हुई है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 330 हर्ट्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है। तो बोला ये गया है, एट व्हाट पॉइंट्स बिटवीन द टू सोर्सेज विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिमम। साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम वहां होगा जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और स्टेशनरी वेव में जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसको नोड्स बोल देते हैं। इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का मतलब होता है कि भाई वहां पे एंटी नोड बना है। तो इन शॉर्ट वो पूछ रहा है कि एंटी नोड कहाँ बना है, बस यही बता दो। एट व्हाट पॉइंट्स बिटवीन, एट व्हाट पॉइंट्स, कहाँ कहाँ एंटी नोड्स बन रहा है बिटवीन द टू सोर्सेज, ये आपको बताना है। तो आप एक काम करो, पहले तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि एंड्स जो है वो फिक्स्ड है और एंड्स पे हमारा नोड्स ही बनेगा, तो नोड्स बन रहा है। अब पहली बात तो ये कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज है, कहाँ कहाँ एंटी नोड बनेगा, तो हमको पहले इसका लैम्डा ढूंढना होगा। लैम्डा के बिना भैया काम तो नहीं चलेगा, और लैम्डा के लिए हमको वेलोसिटी की जरूरत है, इन्होंने वेलोसिटी दे नहीं रखा है, तो ये क्वेश्चन है अपने आप में इनकम्प्लीट। बाकी अगर नहीं दिया रहेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड आप 330 मीटर पर सेकेंड अज्यूम कर लेना। ये अज्यूम वर्ड आप एग्जाम में मत लिखना, मैं बस यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप अज्यूम कर लो। तो आपको मिल जाएगा लैम्डा। लैम्डा का फॉर्मूला तो आपको पता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। v इज इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन एन। वेलोसिटी 330 मीटर हमने माना, और फ्रीक्वेंसी आपका 330 है, इसका मतलब वेवलेंथ 1 मीटर का है। अब वेवलेंथ अगर 1 मीटर का है तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 मीटर। इसका मतलब 0.5 मीटर दो। अब देखो, जब आपका स्टेशनरी वेव बनता है तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट, ये है।
तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 होता है। इसका मतलब लैम्डा बाय 2 का एक लूप कंप्लीट तैयार होगा। अब मुझे एक बात बताओ कि 0.5 मीटर का लूप है, तो 4 मीटर में टोटल कितना लूप बनेगा? आप इसको क्या करो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर, 4 मीटर में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। 1 मीटर में 2 लूप बनेगा, क्योंकि 0.5 मीटर का लूप बन रहा है, तो इस 1 मीटर में 2 लूप बनेगा। तो 2 लूप बनेगा मतलब 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, 5 लूप, 6 लूप, 7 लूप और 8 लूप। 8 लूप बनेगा क्या? देख लो, जैसे यहाँ पे टोटल लैम्डा का वैल्यू 1 मीटर दिख रखा है, 4 मीटर का डिस्टेंस है, तो आई थिंक इट हैज टू बी यहाँ पे लैम्डा बाय 2, ये पूरा 1 मीटर का पूरा एक वेव बनेगा। 1 मीटर में आपका 2 लूप बनेगा, तो 4 मीटर में 8 लूप बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये लूप कंप्लीट कर दो आप इस तरीके से, ठीक है। अब एक काम करो, इसके बीचों बीच चले जाओ, 1 2 3 4, ये एग्जैक्टली इसके बीचों बीच चले जाओ, और आप इसको x इज इक्वल टू 0 मान लो। हमको बस करना क्या है कि इस केस में इनको क्या बताना है कि कहाँ कहाँ आपका एंटीनोड बन रहा है। तो अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे, आंसर यहाँ पे होगा पोजीशन ऑफ एंटीनोड्स। वही पूछा है उन्होंने, मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब एंटीनोड्स का पोजीशन। तो हमने बीचों बीच ले जाकर x इज इक्वल टू 0 लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा, अगर हम एक आगे का बताते हैं तो वही माइनस में दूसरा भी आ जाएगा। तो अगर सपोज करो ये वाला डिस्टेंस आपको देखना है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। देखो पूरे लूप का जो लेंथ है वो 0.5 है, ध्यान देखो, ये पूरे लूप का लेंथ 0.5 है, यहां से लेकर यहां तक, तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो आपका एक तो 0.25 पोजीशन पे है, अब वही पीछे आपका 0.25 और नेगेटिव में है, -0.25, तो ये प्लस और माइनस 0.25 मीटर हो जाएगा। तो दो पोजीशन आपने बता दिया आगे पीछे का। अब आपको ये वाला पोजीशन देखना है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस पे आप देख सकते हो कि एक तो ये पूरा 0.5 मीटर होगा, अब प्लस 0.25 मीटर यहाँ पे, तो 0.5 प्लस 0.25 कितना हो जाएगा, 0.75। तो अगला पोजीशन आपका क्या आ रहा है, 0.75, उतना ही नेगेटिव में भी आ जाएगा, तो 0.75 मीटर। उसके बाद आपको इसका पोजीशन दिखाना है, तो भाई देखो ये 0.5 प्लस 0.5 1 हो गया यहाँ तक, और 1.0.25 मतलब 1.25 प्लस और माइनस में, ठीक है। और ये लास्ट वाला पोजीशन आपको क्या दिखाना, देखो 0.5 0.5 0.5 कितना हो जाएगा, 1.5, तो यहां तक आपका 1.5 आ गया, और प्लस 0.25 मतलब 1.75, ठीक है। तो ये आपका प्लस और माइनस 1.75 इन 8 पोजीशंस पे। देखो ये 4 लिखा है लेकिन 8 है, प्लस और माइनस दोनों है ना। इन 8 पोजीशंस पे आपके पास एंटीनोड्स बन रहा है जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एयर कॉलम वाइब्रेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। देखो दो टाइप का आपका पाइप का वाइब्रेशंस देखा जाता है पाइप के अंदर का, एक तो ओपन पाइप जो दोनों साइड से ओपन हो। अब ये पूरा थियरी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें एंड करेक्शन ई होता है, उसका वैल्यू 0.3 डी होता है, जहाँ पे डी डायमीटर है। तो यहाँ पे दो एंड करेक्शन लगेगा, एक ऊपर भी लगेगा क्योंकि ऊपर भी ओपन है, नीचे भी ओपन है, और नीचे भी लगेगा। तो टोटल लेंथ एल जो एयर कॉलम का होगा दैट इज एल प्लस 2 ई होगा। अगर आपका एंड करेक्शन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है या डायमीटर का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप सीधा सीधा एल इज इक्वल टू स्मॉल एल ले सकते हो, मतलब एंड करेक्शन आप 0 मान के चल सकते हो। अच्छा, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन, और हमको पता है कि भाई इसका जो फर्स्ट मोड है वो 2n होता है और इसका सेकंड मोड 3n होता है। ओपन पाइप में सारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं n 2n 3n 4n 5n। पहले वाले को हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दूसरा वाला आपका फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन का वैल्यू 2n, सेकंड ओवरटोन का वैल्यू 3n, ये सारा मैंने थियरी में कराया हुआ है। थर्ड ओवरटोन का वैल्यू 4n, ऐसा चलता रहेगा। पीथ ओवरटोन का वैल्यू क्या हो जाएगा, np दैट इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू n। अच्छा, हार्मोनिक्स के लिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर हार्मोनिक, हार्मोनिक लाइन से बोलते हैं। तो इसमें सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। एन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है,
अगर ओपन पाइप रहा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एन का वैल्यू v अपॉन 2l होता है, v स्पीड ऑफ साउंड और 2l आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, राइट। अगर पाइप क्लोज एट वन एंड होगा तो ये जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है v अपॉन 12 की जगह पे v अपॉन 4l हो जाता है, और इसमें जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं n 3n 5n 7n ऐसे होते हैं, n 3n 5n 7n ओनली ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। तो आपका ओवरटोन जो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ के स्टार्ट होता है, तो 3n इसका फर्स्ट ओवरटोन, 5n इसका सेकंड ओवरटोन, और 2p प्लस 1n ये आपका पीथ ओवरटोन का जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक है। चलिए अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, स्ट्रिंग का भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग के केस में भी जो फ्रीक्वेंसीज होता है वो ओपन पाइप की तरह होता है, n 2n 3n 4n 5n सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू, जहाँ पे म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं, मास अपॉन लेंथ इसका फॉर्मूला होता है। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। अच्छा, इसका जो अगर वेलोसिटी पूछा जाए तो वेलोसिटी का सीधा फॉर्मूला होता है रूट ऑफ टी बाई म्यू, अगेन टी टेंशन इन द स्ट्रिंग, और म्यू जो है वो मास पर यूनिट लेंथ होता है, मतलब लीनियर डेंसिटी। अगर सोनोमीटर की बात की जाए तो सोनोमीटर में भी यही वायर होता है और यही फ्रीक्वेंसी होगा उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू। इसमें सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। याद रखना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n को छोड़कर ये फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन 3n, थर्ड ओवरटोन 4n, फोर्थ ओवरटोन 5n, यानी कि पीथ ओवरटोन का फॉर्मूला इसका भी आ जाएगा p प्लस 1 इंटू एन। ये वैसा ही है जैसे आपका पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स का केस था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर होगा सब कुछ। An air column is of length 17 centimeter long. Calculate the frequency of fifth overtone if the air column is closed at one end and open at both the ends. तो भाई आपका सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज्ड एट वन एंड की। पहली बात तो ये इसका लेंथ 17 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है, तो अब एंड करेक्शन की बात नहीं की गई है तो आप भी नहीं करोगे, तो आप एंड करेक्शन 0 मान के चलोगे। तो 17 इंटू 10⁻⁻2 मीटर ये इसका लेंथ आ गया। तो इसका जो लेंथ होगा वही एयर कॉलम का लेंथ हम मान सकते हैं, एंड करेक्शन 0 मान के चल सकते हैं। अगर मैं क्लोज्ड एट वन एंड की बात करूं तो क्लोज्ड एट वन एंड पे ओवरटोन का फॉर्मूला क्या था, देख सकते हो आप। ओवरटोन का फॉर्मूला क्या था क्लोज्ड एट वन एंड, इधर क्या ये np इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू एन, np इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू एन। हमको फिफ्थ ओवरटोन की बात की गई है तो हम n5 निकालेंगे। n5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू एन, दैट इज इक्वल टू 5 2 10 प्लस 1 11n। n क्या है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इसका फॉर्मूला होता है v अपॉन 4l, अगर एक एंड क्लोज्ड है तो 11 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड देके रखा हुआ है 340 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इसका 17 इंटू 10⁻⁻2, तो 17 वन 17 इंटू 20 हो जाएगा। तो आपको n5 का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2 10 2 2 11 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 55 इंटू 10⁻⁻2 पर जाके 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5500 हर्ट्ज। ये तो काफी बड़ा फ्रीक्वेंसी है, लेट मी जस्ट चेक द आंसर एंड इट इज 5500 हर्ट्ज, यस 5500 हर्ट्ज। सिर्फ फिफ्थ ओवरटोन ही पूछा है ना, हाँ ठीक। अब उसके बाद ओपन एट बोथ द एंड्स का देख लेते हैं। ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स का जो ओवरटोन का फॉर्मूला है वो p प्लस 1 इंटू एन होता है, p प्लस 1 इंटू एन। फिफ्थ हार्मोनिक की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब 5 प्लस 1 इंटू एन हो जाएगा, तो n5 इज इक्वल टू 6n हो जाएगा। और इस केस में n का फॉर्मूला v अपॉन 2l होता है, तो इसका मतलब n5 का वैल्यू हो जाएगा 6, v का वैल्यू 340 यहाँ पे देके रखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय l का वैल्यू 17 इंटू 10⁻⁻2, तो 2 1 2 3 17 1 17 2 34 3 2 60 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻2 और इट इज 6000 हर्ट्ज। ये आपका फिफ्थ ओवरटोन आ गया ओपन एट बोथ द एंड्स के केस में। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A pipe closed at one end can produce overtones at frequencies 640 Hz, 896 Hz, 1152 Hz. Calculate the fundamental frequency.
तो यहाँ पे दिया हुआ है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, सॉरी पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है ना, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड है, सॉरी पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। अब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में याद करो कि इसमें कौन से फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल थे। उसमें ये बोला गया है कि इसके पास जो फ्रीक्वेंसीज है वो है 640 हर्ट्ज, 896 हर्ट्ज और 1152 हर्ट्ज। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कौन सा ओवरटोन है, ये दे के नहीं रखा हुआ है, लेकिन 640 हर्ट्ज, 896 हर्ट्ज और 1152 हर्ट्ज है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, जैसे इसके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 896 माइनस 640, 896 माइनस 640 तो आपको 256 मिल जाएगा, 256 हर्ट्ज। इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितना, कैलकुलेट कर लो, आपको 250 हर्ट्ज ही मिलेगा, 1152 माइनस 896। इसका मतलब इनके बीच का गैप फिक्स है, गैप फिक्स है मतलब ये लगातार फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, पर कौन सा दिया हुआ है ये नहीं पता, कौन सा हार्मोनिक है कौन सा ओवरटोन है हमें नहीं पता है, हमको बस ये दिया है ये पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का फ्रीक्वेंसी है। अब याद करो यहाँ पे देखते हैं कि पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में जो फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल थी वो कौन सी थी, n 3n 5n 7n, मतलब सारे ऑड हार्मोनिक्स, n 3n 5n 7n डॉट डॉट डॉट। अब एक के बाद जो दूसरे का डिफरेंस था, वो डिफरेंस का वैल्यू क्या है बताओ, डिफरेंस अगर आप देखोगे तो हमेशा आपको 2n मिलेगा, डिफरेंस हमेशा 2n मिलेगा। देखो 3n माइनस n 2n आता है, 5n माइनस 3n 2n आ रहा है। एक के बाद दूसरा जो आपका फ्रीक्वेंसी है, जस्ट एक के बाद दूसरे का फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा आपको 2n ही देगा, सॉरी 3n 2n, ये 7n माइनस 5n, ये भी आपको कितना दे रहा है 2n। सो डिफरेंस इज ऑलवेज, कॉन्सेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज जो है उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 2n है। अब ये भी कॉन्सेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज है, इनके बीच का डिफरेंस आप देख सकते हो 256 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे अगर मैं सपोज करो लिखता हूँ 640 हर्ट्ज 896 हर्ट्ज और 1152 हर्ट्ज। अब ये कोई भी फ्रीक्वेंसी लाइन से रहने दो, डिफरेंस हमेशा 2n के बराबर आएगा। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा बताओ, इस केस में डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो 896 माइनस 640, 896 माइनस 640 कर लो, या फिर 1152 माइनस 896 कर लो, इसमें से इसमें माइनस कर लो, आपको कितना मिल रहा है, हमेशा 256 हर्ट्ज मिल रहा है। इसका मतलब इस केस में डिफरेंस कितना आ रहा है, 256 हर्ट्ज का, समझे, इसको इक्वेशन 2 डाल दो, डिफरेंस 256 का आ रहा है और डिफरेंस हमेशा किसके इक्वल होता है, 2n के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, आप समझ चुके रहोगे। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस 256 हर्ट्ज आ रहा है वो 2n है। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, 2n जो है वो 256 हर्ट्ज है। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 256 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 128 हर्ट्ज। यही आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी। n एक्चुअल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है। तो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने बोला था, हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं। A string 1 meter long is fixed at one end. The other end is moved up and down with frequency 15 Hz. Due to this, a stationary wave with 4 complete loops gets produced on the string. Find the speed of the progressive wave which produces the stationary wave. Condition: the moving end is an antinode. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि एक एंड को स्ट्रिंग का फिक्स कर दिया गया, दूसरा एंड ऑसिलेट कर रहा है। अब दूसरा एंड कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर सकता है तो यहाँ पे हमेशा एंटीनोड फॉर्म होगा। और इसमें यह भी बोला जा रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग को देके रखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज 15 हर्ट्ज, और बोला ये गया है कि ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स गेट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द स्ट्रिंग। 4 कंप्लीट लूप बन जा रहा है, 1 2 1 सेकेंड, 4 कंप्लीट लूप बनाना है यहाँ पे आपको, 1 2 3 4, लेकिन लास्ट वाला एंड जो है वो एंटी नोड है ना,
तो इस 4 लूप के अलावा एक आधा लूप भी बनेगा जो एंटी नोड बना रहा है यहाँ पे, और बाकी अब इस लूप को कंप्लीट कर दो। तो इस तरह से ही आपका स्टेशनरी वेव तैयार हो गया, जिसमें लास्ट वाला पार्ट एंटी नोड है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, और ये नोड्स के पोजीशंस और एंटी नोड्स के पोजीशन आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरे स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 1 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। ठीक है, यहाँ से आपको वेवलेंथ मिल जाएगा, वेलोसिटी तो दिया हुआ है, स्पीड बड़े आराम से मिल जाएगा, क्योंकि देखो दो लूप के बीच का डिस्टेंस जो है वो लैम्डा बाय 2 होता है। तो लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, और एक नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होता है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका 1 मीटर का, वो किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? दिस डिस्टेंस 1 मीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 लैम्डा बाय 2 प्लस आपका लैम्डा बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 1 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, so your 1 will be equal to 9 lambda by 4 if I'm not wrong. I hope सही है। 4 2 से 8, हाँ ठीक है चलेगा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 4/9 मीटर। ये तो हो गया आपका लैम्डा। फ्रीक्वेंसी आपको देखे रखा हुआ है 15 हर्ट्ज का, बस हो गया ना। v इज इक्वल टू एन लैम्डा, n का वैल्यू 15, 4/9, तो 15 4 से 60, 60 डिवाइडेड बाय 9, 60 डिवाइडेड बाय 9 कितना होगा? 60 divided by 9 will be, sorry, 6.67, 6.666 आ रहा है, 6.67 मीटर पर सेकेंड। आ गया स्पीड। खेल खत्म, आगे बढ़ते। The string of guitar is 80 centimeter long and has a fundamental frequency of 112 Hz. If a guitarist wishes to produce a frequency of 160 Hz, where should the person press the press the string? अब देखो आपका स्ट्रिंग है उसका गिटार का, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, मान लो इसका जो स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, ये L1 ले लेते हैं, L1 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है। इस लेंथ पर आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी N1 ले लेते हैं, दैट इज 112 हर्ट्ज आ रहा है। अगर उसको चाहिए कि वो 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे, तो ये अगर कहीं और प्रेस करता है, मान लो उसने कहीं और प्रेस कर दिया, तो इसका लेंथ जो है अब ये हो जाएगा, लेंथ L2 हो जाएगा। तो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी उसको 160 हर्ट्ज रखनी है, 160 हर्ट्ज, तो फिर वो कहाँ प्रेस करे जिससे उसको 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा? तो कहाँ प्रेस करे, इसका मतलब मुझे ये लेंथ L2 ढूंढना है। यहाँ से L2 जितना डिस्टेंस होगा उतना उसी जगह पे उसको प्रेस करना होगा। तो अब देखो, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/12 रूट ऑफ t बाय म्यू। अब देखो आपका स्ट्रिंग सेम है, उसके अंदर का टेंशन भी हम सेम मान के चलते हैं। तो टेंशन मतलब खिंचाव कितना है, तो केस खिंचाव तो एक जैसा ही है, बस लेंथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हो n इज, देखो 2t म्यू सब कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो n1/n2 इज इक्वल टू L2/L1। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन देखो, अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b है तो आप ऐसे लिख सकते हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। और अगर a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है तो इसको ऐसे लिखा जाता है a1/a2 इज इक्वल टू b2/b1। उल्टा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया। अब वैल्यूज डाल लो, आपको L2 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। तो N2 का N1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 112, N2 का वैल्यू कितना है 160, L2 का वैल्यू कितना पता करना है हमको, L1 का वैल्यू 80। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 1 जा 8 2 जा 112 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर सेंटीमीटर में, क्योंकि आपका L1 सेंटीमीटर में लिया था हम लोग ने 80 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। The velocity of a transverse wave on a string of length 0.5 meter is 225 मीटर। स्ट्रिंग का लेंथ दे के रखा हुआ है 0.5 मीटर और उसके ऊपर जो वेलोसिटी है वो 225 मीटर पर सेकेंड है।
What is the fundamental frequency of a standing wave on this string if both the ends are kept fixed? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए इनको। तो भाई स्ट्रिंग का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है वो कुछ ऐसे होता है, सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसमें नोड बनता है यहाँ पे, एक नोड बनता है यहाँ पे, और आपका बीच में बनता है एंटी नोड। देखो ना, ये कहा गया, आपको बता रहा हूँ, ये रहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, बीच में एक एंटी नोड। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है इसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेंथ और वेवलेंथ में रिलेशन निकल जाएगा। ये टोटल लेंथ L है आपका, और ये दो नोड के बीच का डिस्टेंस है। दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला पार्ट में आपका L इज इक्वल टू λ/2 है। L का वैल्यू 0.5 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 5 2 से 10, इसका मतलब 1 मीटर। लैम्डा आ गया। आपको चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो v इज इक्वल टू एन लैम्डा निकाल लो। n इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। v का वैल्यू 225 बोला है अपॉन 1, इसका मतलब n का वैल्यू 225 फ्री हर्ट्स की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया इसका, 225 हर्ट्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन। While this string is vibrating in the fundamental harmonic, what is the wavelength of sound produced in air if the velocity of sound in air is 330 मीटर पर सेकेंड? While this string, अच्छा ठीक है, एयर के अंदर की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो उन्होंने बोला है फिक्स है 225 हर्ट्ज। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर पूछा हुआ है, नहीं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दिया गया है, वेवलेंथ पूछा गया है इस केस में। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करना है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। n का वैल्यू तो वही सेम, यही फ्रीक्वेंसी बोला गया उसने, तो v का वैल्यू आपको 330 दिया हुआ है, n का वैल्यू 225 और लैम्डा आपको ढूंढना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 330 डिवाइडेड बाय 225 एंड 330 ये तो आपको लॉग से करना होगा। 330 डिवाइडेड बाय 225 विल गिव यू 1.466 और 1.467 मीटर पर सेकेंड, ये आपका लैम्डा आ गया। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक द आंसर, इसमें सही है कि नहीं है। तो एक तो भाई आपका आ गया, कहाँ पे यार, ये क्या वैल्यू है, इसके पहले क्या वैल्यू आया था 56 सेंटीमीटर का, तो ये आ गया 225 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी और 1.467 का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या लिखा है, A string 105 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फिक्स्ड एट वन एंड। एक स्ट्रिंग 105 सेंटीमीटर का लेंथ है इसका, इसको सेंटीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 105 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो 2 डेसिमल पीछे शिफ्ट हो जाएगा, 1.05 मीटर आ जाएगा। ये आपका आ गया लेंथ। इसकी फ्रीक्वेंसी वेव में जो प्रोड्यूस होता है उसका 15 हर्ट्ज देके रखा हुआ है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज मूव्ड अप एंड डाउन विद फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्ज। तो अगर मान लो आपका स्ट्रिंग है और आपने इसका दूसरा एंड 15 हर्ट्ज से वाइब्रेट करवाया, तो इसके अंदर 15 हर्ट्ज का स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एक वेव आप यहाँ से भेजोगे, ये टकराएगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, तो दूसरा वेव, दोनों वेव मिलकर स्टेशनरी वेव बनाएगा। अब इसमें बोला स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ 3 लूप्स, 3 लूप बनेगा यहाँ पे। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स which have produced the stationary wave। तो स्पीड ऑफ वेव, प्रोग्रेसिव वेव मतलब जो वेव आमने सामने आ रहे हैं उनका स्पीड ढूंढना है। तो प्रोग्रेसिव वेव का स्पीड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है। n पता है, लैम्डा पता करना है, लैम्डा आपको इससे पता चलेगा। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो एक्चुअली इसमें गड़बड़ ये है कि 3 लूप देके रखा हुआ है, ये एंड फिक्स करके रखा है, तो यहाँ तो नोड बनेगा, इतना क्लियर है। पर यहाँ पे नोड बनेगा कि एंटी नोड, क्लियर नहीं है। अगर मान लो उसने वाइब्रेट करवा के रोक दिया हाथ को, हाथ से इसको पकड़ के फिक्स कर दिया, तब तो नोड बन जाएगा। लेकिन अगर इस एंड को कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है, तब यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। तो अब नोड बनेगा कि एंटी नोड, ये क्लियर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे नोड बन रहा है, क्योंकि 3 लूप्स देके रखा है, और हम ये मान के चलेंगे कि 3 कंप्लीट लूप है। और कंप्लीट लूप तभी बनेगा जब भाई दोनों जगह पे नोड आएगा। तो कंप्लीट लूप कुछ ऐसा बनेगा आपका, एक सेकेंड,
फिर से बनाता हूं मैं। हम 3 कंप्लीट लूप्स मान के चलते हैं और हम मान के चलते हैं कि भाई वो वाइब्रेट करके वहीं पे रुक गया है। तो ये आपका 3 लूप, जब रोक देगा खुद को तब ये यहाँ पे लूप बनेगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो मान के चल रहे हैं कि कंप्लीट लूप बन रहा है, ठीक है। और नहीं तो यहाँ पे कंडीशन हो सकता है, जो लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इसका जो फ्री एंड है जहां से हम वाइब्रेट करवा रहे हैं यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ऐसा कंडीशन दिया था। तो आपके टेक्स्ट बुक में जिस हिसाब से सॉल्व किया हुआ है 3 कंप्लीट लूप मान के, वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें 3 कंप्लीट लूप बनेगा कुछ इस तरीके से। और आपको पता है एक लूप का जो लेंथ होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नोड, 2 नोड्स के बीच का डिस्टेंस, वो λ/2 होता है। λ/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, λ/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, और λ/2 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। तो ये जो टोटल लेंथ है यहाँ पे, ये 3 λ/2 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये टोटल लेंथ आपको देके रखा हुआ है 1.05 मीटर। सो लेंथ इज इक्वल टू 3 λ/2, 1.05 इज इक्वल टू 3 λ/2। तो यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 अपॉन 3। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 विल गिव यू, जस्ट अ सेकेंड, अरे यार, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 डिवाइडेड बाय 3, 0.7, ये 0.7 मीटर आ गया आपका वेवलेंथ। बस v इज इक्वल टू एन लेमडा यूज कर लो, आपका वैल्यू आ जाएगा। n का वैल्यू 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 15 7 आई थिंक 105 होता है। तो 105 यानी कि 10.5 मीटर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये आपका, ये हो गई आपकी वेलोसिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A standing wave is produced in a tube. Standing wave मतलब stationary wave in a tube open at both the ends. एक ट्यूब ओपन एट बोथ दी एंड्स, ओपन एट बोथ दी एंड्स है मतलब दोनों एंड खुला हुआ है, इसका ओपन पाइप है। इसके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होता है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब? ये सिंपल है, वेलोसिटी देके रखा हुआ है आपको 340। तो ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि भाई आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ओपन एंड वाला जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v/12 होता है। क्लोज्ड एंड के लिए v/4l होता है, ओपन एंड के लिए v/12 होता है। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब? अब कोई एंड करेक्शन की बात यहाँ पे की नहीं है, डायमीटर दिया नहीं है, तो आप सीधा सीधा इसको L को जो है लेंथ ऑफ एयर कॉलम को ही लेंथ ऑफ ट्यूब मान के चलोगे। तो आपको L पूछा गया है, तो L इज इक्वल टू v/2n हो जाएगा। वैल्यूज डाल दो, काम खत्म। 340 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो ये हो जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाय 30। 17 divided by 30 will give you 5.666, or you can simply write 5.67 मीटर। यही आपका आंसर आ गया। एक सेकंड, लेकिन यहाँ पे सॉरी 0.567 हो रहा है, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, 30 से डिवाइड हो रहा है ना। 0.567 मीटर, दैट इज योर आंसर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Find the fundamental first overtone and second overtone frequencies of a pipe open at both the ends. Length 25 cm. Open at both the ends again. Length 25 cm दिया हुआ है, इसका मतलब 25 into 10⁻² मीटर हो जाएगा और 0.25 मीटर। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v का वैल्यू दिया हुआ है 330 मीटर। तो आपको ढूंढना क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन एंड सेकंड ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? ओपन पाइप है, यहाँ पे ओपन पाइप है ना, ओपन एट बोथ दी एंड्स v/12। v का वैल्यू 330, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, तो आपका n का वैल्यू हो जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 0.5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 660 हर्ट्ज आ जाएगा आपका। ये हो गया आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल। अब आपको फर्स्ट ओवरटोन चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है फर्स्ट ओवरटोन N1, NP का फॉर्मूला क्या होता है? P + 1 × N। ओवरटोन का फॉर्मूला आपका NP = P + 1 × N होता है ओपन पाइप के लिए। तो अगर आपको फर्स्ट ओवरटोन चाहिए और सेकंड ओवरटोन चाहिए, तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए P का वैल्यू 1 रख दो, तो N1 आ जाएगा। N1 = कितना हो जाएगा?
1 + 1 × n दैट इज इक्वल टू 2n, इसका डबल हो जाएगा। n का वैल्यू तो आपको पता ही है 660 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये n1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 0, 6 2 से 12, 6 2 12 13 हर्ट्स, ये आपका फर्स्ट ओवरटोन आ गया। n इज इक्वल टू यहाँ पे 2 का वैल्यू डालोगे तो n2 आ जाएगा, n2 इज इक्वल टू 2 + 1 × n हो जाएगा, तो n2 इज इक्वल टू 3n हो जाएगा, तो n को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6 3 से 18, 6 3 से 18 19, तो ये आपका सेकेंड ओवरटोन आ गया। ठीक है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, अगेन पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स वाला ही क्वेश्चन है। हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ध्यान से ये थोड़ा गड़बड़ करने वाला है। First overtone of a pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone of the open pipe. How long are the two pipes? चलिए, ये भाई आपका ओपन पाइप, ये हो गया क्लोज्ड पाइप। ओपन पाइप एन लिया हुआ है, क्लोज्ड पाइप का एन डैश लेके रखा हुआ है, पर इस ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पर मुझे इस एन डैश का वैल्यू नहीं पता है। ओके, क्लोज कर दो इसको, ये क्लोज्ड ये ओपन। अब बोला क्या है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इसको मैं एन डैश लिख देता हूं। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन किसके लिए, ये पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, कहा गया वन एंड हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। ओपन पाइप का जो फर्स्ट ओवरटोन है ये N1 है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है पाइप का लेंथ अलग अलग होगा, इसका लेंथ L1 ले लेते हैं, इसका लेंथ L2 ले लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ओवरटोन ये ओपन पाइप का, या ओपन क्लोज लिखो मत, ऊपर तो लिख ही दिया है ना। ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन, क्लोज्ड पाइप का फर्स्ट ओवरटोन, दोनों सेम है। तो बताओ कि भाई इसका दोनों का लेंथ क्या है। तो आप देखो, आपको पता है कि इस केस में N1 का वैल्यू, ओपन एंड के केस में N1 का वैल्यू 2n होता है, और क्लोज्ड केस में फर्स्ट ओवरटोन 3n होता है। फॉर्मूला हम जानते हैं कि ओपन के लिए फॉर्मूला होता है np इज इक्वल टू p + 1 × n, और क्लोज्ड के लिए आपका फॉर्मूला होता है np इज इक्वल टू 2p + 1 × n। तो अगर यहाँ पे 1 डालोगे वैल्यू, तो ये आपका 2n हो जाएगा, और क्लोज में 1 डालोगे तो 3n हो जाएगा, है ना। तो अब एक काम करो, दोनों का फॉर्मूला यूज कर लो। अब देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे n डैश ले लेते हैं इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू ओपन पाइप के लिए v/12 होता है, टू L1 लिख लेंगे क्योंकि इसका लेंथ L1 है, और क्लोज्ड पाइप के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के वैल्यू v/4L होता है, तो v/4L2 लिख लेंगे। v और v यहां से हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 यहां से हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे L2 का वैल्यू L2/L1 कितना हो जाएगा 3/4, L2/L1 3/4 हो जाएगा। इसको एक काम करो, इक्वेशन या फिर आप ऐसे लिख दो कि L2 इज इक्वल टू 3/4 L1, इसको इक्वेशन 1 लिख दो। अब दिक्कत ये है कि L2 L1 में एक और इक्वेशन चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, या तो L2 L1 में से एक वैल्यू निकाल ले। तो हम एक काम करते हैं, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन पाइप का दिया हुआ ही है ना, फॉर ओपन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n का वैल्यू क्या होता है v/2L। यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 600 दे के रखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे v का वैल्यू पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अगर नहीं दिया है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर हम कितना लेंगे, मैंने आपको बताया था, अगर नहीं दिया है तो 330 मीटर पर सेकेंड लेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, क्योंकि यहाँ पे देना चाहिए था, वैसे ना देके गलती कर दी। 2 × L1 लिखेंगे, L1, तो यहाँ से आप L1 निकालो, L1 इज इक्वल टू 330/2 मल्टीप्लाइड बाय 600, तो आपको यहाँ से L1 मिल जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 600, एंड दैट इज 0.275
मीटर। काफी छोटा वैल्यू आया है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, चलेगा, सही है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 27.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो तो आपको L1 भी मिल जाएगा, सॉरी L2 भी मिल जाएगा। तो L2 इज इक्वल टू 3/4 L1, दैट इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 0.275। तो 0.275 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 आपको मिल जाएगा 0.20625, 0.20625 मीटर। तो ये आपको L2 भी मिल गया, हो गया। L1 L2 ढूंढना था, दोनों का लेंथ ढूंढना था, मिल गया आपको। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन V का देना चाहिए था, नहीं दिया है तो आप, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर नहीं दिया हो तो आप ये वाला वैल्यू ले सकते हो 330 मीटर पर सेकेंड, पर एक्चुअल में वो वैल्यू देना चाहिए, तभी कंप्लीट क्वेश्चन माना जाएगा। खैर चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A violin string vibrates with fundamental frequency 440 Hz. What are the frequencies of first and second overtone? देखो, वायलिन हो, गिटार हो, ये सब का दोनों एंड फिक्स होता है। मतलब ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग हो गया, फिक्स्ड एट बोथ दी एंड्स। तो ऐसे केस में हम लोग को पता है जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज था स्ट्रिंग के वाइब्रेशन का, वो था n, 2n, 3n, 4n, 5n डॉट डॉट डॉट। और ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन, ये हमारा सेकेंड ओवरटोन, ये हमारा थर्ड ओवरटोन। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को छोड़ने के बाद ओवरटोन स्टार्ट होता है, या फिर इसका आप जनरल फॉर्मूला देख सकते हो, np इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू n। तो इससे हम निकाल लेंगे। तो पहले तो एक काम करो, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, तो एक काम करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका दिया हुआ है n का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, 440 हर्ट्ज। अब या तो फॉर्मूला यूज कर लो, np इज इक्वल टू p प्लस 1 इंटू n, और n की जगह पे 1 डालोगे तो n1 मिलेगा, n की जगह पे 2 डालोगे तो 3n मिलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, हमको पता है ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये सेकंड ओवरटोन है, ये थर्ड ओवरटोन है। तो फर्स्ट ओवरटोन आपका 2n होता है, तो हमको फर्स्ट और सेकंड ओवरटोन ढूंढना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 440। तो आप ये लिख दो, उसके बाद फिर आप ऐसा लिख सकते हो, तो 880 हर्ट्ज हो जाएगा। और सेकंड तो ओवरटोन 3n हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 440, तो ये हो जाएगा 4 3 से 12, 4 3 से 12 13, 0 हर्ट्ज। ये आपका सेकंड ओवरटोन आ गया, बस हो गया। तो 880 हर्ट्ज और 1320 हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं। A sonometer wire of length 50 cm is stretched by keeping weights equivalent of 3.5 kg. The fundamental frequency of vibration is 125 Hz. Determine the linear density of the wire. चलो, मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सोनोमीटर वायर का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यही होगा 1/12 रूट ऑफ टी बाई म्यू, जहाँ पे म्यू को लीनियर डेंसिटी बोलते हैं। अब टेंशन में देखो क्या दे रखा है, इसका लेंथ दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का मतलब होता है आधा मीटर या 0.5 मीटर आप बोल सकते हो। और इसका जो वेट है, इज स्ट्रेच्ड बाय कीपिंग वेट्स इक्विवेलेंट ऑफ 3.5 केजी। अब इसका टेंशन का वैल्यू हमेशा mg होता है, इसमें 3.5, देखो आपका सोनोमीटर वायर कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे वेट अटैच किया जाता है। तो यहाँ पे वेट जो अटैच किया है वो 3.5 केजी अटैच किया है। तो ऊपर टेंशन T, नीचे वेट mg, आपका T का वैल्यू mg के बराबर होता है। G का वैल्यू पता नहीं क्या लेना है, यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप हमेशा G का वैल्यू 9.8 लोगे। तो ये आपको टेंशन का वैल्यू आ गया, mg, m 3.5 दिया हुआ है, G 9.8। और क्या बोला है बताओ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी दे के रखा हुआ है, n का वैल्यू भी दे के रखा हुआ है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 125 हर्ट्ज। पूछा ये गया है कि लीनियर डेंसिटी म्यू बताओ, म्यू आपको पूछा गया है, म्यू का वैल्यू सारे वैल्यूज डाल दो, सॉल्व कर लो। n का वैल्यू हो जाएगा 125 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 अंडर रूट टी का वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय म्यू। अब ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 125 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ से म्यू का वैल्यू मिल जाएगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 125 का स्क्वायर। बस यहाँ से आपको व्यू मिल जाएगा। इसको पॉसिबली आपको लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा,
तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आपका बड़ा ही अजीब सा नंबर आ रहा है। बहुत ही कम लीनियर मास डेंसिटी 0.002 195। देखो लॉग से सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा डेसिमल में यहाँ वहां हो सकता है, उसका दिक्कत नहीं है। नंबर 5 का 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उतना चल जाता है, तो उससे आप टेंशन मत लेना। इस डेसिमल को अगर मैं आगे शिफ्ट करूं तो कितना हो जाएगा, 3 डेसिमल आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, 2.195 इंटू 10⁻²। अब आगे शिफ्ट किया है तो उसको वापस पीछे ले जाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। और लीनियर डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन लेंथ होता है। तो मास मतलब केजी, लेंथ मतलब मीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर। 2.195 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर। ठीक है, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Two wires of the same material and the same cross section are stretched on a sonometer in succession. Length of one wire is 60 meter and that of the other is 30 meter. An unknown load is applied to the first wire and second wire is loaded with 1.5 kg. If both the wires vibrate with the same fundamental frequency, calculate the unknown load. अच्छा, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बताओ। यहाँ पे पहले फर्स्ट वायर की बात कर लेते हैं, वायर 1। वायर 1 के लिए देखो क्या क्या देके रखा हुआ है। टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है, इसका मतलब दोनों का म्यू सेम होगा। एंड द सेम क्रॉस सेक्शन आर स्ट्रेच्ड ऑन अ सोनोमीटर इन सक्सेशन। अच्छा, सेम मटेरियल एंड सेम क्रॉस सेक्शन हो तो दोनों का म्यू सेम होता है। मान लो कॉपर का ही वायर है और कॉपर का वायर का दोनों का मोटापा सेम है, तो मास पर यूनिट लेंथ भी सेम ही होगा। इसके भी 1 मीटर में उतना ही मास होगा, इसके भी 1 मीटर में उतना ही मास होगा। हाँ, अगर ये वायर मोटा हो जाए तब दिक्कत होगा, तब इसका मास पर यूनिट लेंथ इससे अलग हो जाएगा, भले ही मटेरियल सेम हो। तो क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल दोनों अगर सेम रखा है, इसका मतलब दोनों वायर का लीनियर मास डेंसिटी म्यू सेम होगा। अच्छा, इसमें ये बोला है कि पहले वायर का लेंथ जो है, वायर 1 वायर 2 छोड़ो, हम डायरेक्टली लेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले वायर का लेंथ वो बोल रहा है 60 सेंटीमीटर है, दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻²। इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि हम डिवाइड करेंगे तो रेशियो में आ जाएगा। तो जब आपका वैल्यू रेशियो में आ जाता है ना, तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरे वाले वायर का जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर बोला गया। एन अननोन लोड इज अप्लाइड टू द फर्स्ट वायर। पहले वायर का लोड M1 है मान के चलते हैं, जो हमें नहीं पता है। दूसरे वायर में बोला गया है कि 1.5 kg का लोड अटैच कर दिया गया है, 1.5 kg। If both the wires vibrate with same fundamental frequency, calculate the unknown load. तो आप समझ लो कि भाई दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, N1 इज इक्वल टू N2। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1/12 रूट ऑफ T1 बाय म्यू। क्योंकि दोनों का म्यू सेम है तो मैं म्यू ही रखूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 1/12 रूट ऑफ T2 बाय म्यू। तो म्यू और म्यू यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, 2 और 2 यहाँ से हो जाएगा कैंसिल। अब L2 को यहाँ पे ले आओ, तो या फिर L1 को यहाँ ले आओ। तो अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ, L1 को वहां भेज दे रहा हूँ, T2 को यहाँ ले आ रहा हूँ। तो रूट ऑफ T1 अपॉन T2, T2 नीचे आ गया, और ये L1 वहां भेज दो, L1 अपॉन L2। देखिए रेशियो में आ गया ना, इसलिए मैं बोल रहा था रेशियो में आ गया तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है आपको, मतलब कन्वर्जन नहीं करना है। कन्वर्जन करोगे तो भी फायदा नहीं है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, T1 स्क्वायर T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, या होल स्क्वायर ले लो तो बेटर रहेगा, ताकि हम वैल्यूज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर पाए। L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर। तो T1 का वैल्यू M1G हो जाएगा, T2 का वैल्यू M2G हो जाएगा, और L1 का वैल्यू 60 है और L2 का वैल्यू 30 है। तो स्क्वायर 0 0 कैंसिल, 1/2 G और G कैंसिल। M1 का वैल्यू हमको पता नहीं है, M2 का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा 1/2, ये 2/1, सॉरी 2/1। 2 का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 4, तो M1 विल बी इक्वल टू 1.54। तो M1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो M1 विल बी इक्वल टू 15 4 66 kg। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो
A wire has linear density. A wire has linear density 4 into 10 raised to minus 3 kg per meter. ठीक है. It is stretched between two rigid supports with a tension 360 न्यूटन. दो रिजिड सपोर्ट के बीच में ये वाइब्रेट कर रहा है, उसमें टेंशन दिया हुआ है 360 न्यूटन का. The wire resonates at a frequency of 420 हर्ट्ज एंड 490 हर्ट्ज. अच्छा, ये दो फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो फिक्स होती है. तो ये अब कौन सी फ्रीक्वेंसी ये पता नहीं. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, उसके बाद उसके ओवरटोन्स होते हैं. और ये 420 हर्ट्ज और 490 हर्ट्ज, इसका कौन सा ओवरटोन है पता नहीं, पर ये दिया गया है 420 हर्ट्ज एंड 490 हर्ट्ज इन टू सक्सेसिव मोड्स. ये सक्सेसिव मोड है, इसका मतलब एक के बाद दूसरा है. मतलब ये कि अगर 420 हर्ट्ज इसका थर्ड मोड है तो 490 हर्ट्ज उसका फोर्थ मोड. इन शॉर्ट 420 हर्ट्ज इसका अगर थर्ड ओवरटोन है तो 490 फोर्थ ओवरटोन होगा. अगर 420 हर्ट्ज इसका फिफ्थ ओवरटोन है तो 490 हर्ट्ज इसका सेवेंथ ओवरटोन होगा. तो कौन सा ओवरटोन दिया ये तो पता नहीं है, लेकिन भाई ये तो एक के बाद दूसरा ओवरटोन्स है. तो ये काम करते हैं यहाँ पे हम लोग. और कुछ मिसिंग है यहाँ पे? नहीं. तो हमारा N1 फ्रीक्वेंसी, पहला वाला जो फ्रीक्वेंसी N1 है वो हमको पता है, इट इज 420 हर्ट्ज. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, N1 का वैल्यू 420 हर्ट्ज लिख लेते हैं और N2 का वैल्यू 490 हर्ट्ज लिख लेते हैं. फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर. अब इसका दो तरीका है सॉल्व करने का, मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है. इसमें हम लोग को पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या होती है. बताओ बच्चों, अगर स्ट्रेच्ड वायर है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? n, 2n, 3n, 4n, 5n डॉट डॉट डॉट, यही होती है ना. तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस क्या होगा बताओ. फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस आपको पता है कि 2n माइनस n इज इक्वल टू 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 5n माइनस 4n. किसी भी दो फ्रीक्वेंसी के बीच का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो हमेशा आपको n मिलेगा. द डिफरेंस बिकम्स n. ठीक है, और वो क्या होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. किसी भी दो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी के बाद का. तो इसका मतलब 420 हर्ट्ज के बाद अगर अगला फ्रीक्वेंसी आपका 490 हर्ट्ज आ रहा है तो इसका मतलब आपका जो डिफरेंस होगा इज इक्वल टू n, डिफरेंस n है, एंड दैट इज इक्वल टू 490 माइनस 420, एंड दैट इज इक्वल टू 490 माइनस 420, दैट इज इक्वल टू 70. इसका मतलब इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 70 हर्ट्ज है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर आपका एक बार आ गया, हमको चाहिए क्या? लेंथ ऑफ द वायर चाहिए. तो आप वायर का लेंथ निकाल सकते हो. वायर का लेंथ कैसे निकलेगा बताओ? 1/12 रूट ऑफ टी बाय म्यू, बस निकाल लो. सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 1/2. इसका सॉरी वायर का हमको n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा? 70 दिया हुआ है ना इसका. 70 1/12 l चाहिए हम लोग को. t का वैल्यू 360 और म्यू का वैल्यू भी देके रखा है 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ना. तो L विल बी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 70 अंडर रूट 360 अपॉन 4 इंटू 10⁻³. अब एक काम करो चतुराई से, ये इसको ऊपर लेके चले जाओ. तो ऊपर लेके चले जाओगे तो ये 1/140 हो जाएगा. 360 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा. तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 140 अंडर रूट, देखो 360 को, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ. 36 इंटू 10⁻⁴ लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाय 4. तो ये 4 1 सा 4 9 सा हो जाएगा. तब इसको आगे अंदर बाहर निकालोगे तो क्या होगा बताओ? 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 10⁻⁴ का स्क्वायर रूट 10⁻² हो जाएगा. तो एक 0 और ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाय 14. 30 divided by 14 and that will be 2.143 मीटर. ये आपका लेंथ आ गया 2.143 मीटर. राइट, करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. चलिए,
Two wires of the same material and same cross section are stretched on a sonometer. One wire is loaded with 1.5 kg and another is loaded with 6 kg. The vibrating length of first wire is 60 centimeter and its fundamental frequency of vibration is the same as that of the second. ये तो सेम क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था. कैलकुलेट वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ द अदर. टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन. अगेन दोनों का म्यू सेम है. वन वायर लोडेड विथ, पहले वायर का लोड 1.5 kg है. अनदर लोडेड विथ, बस वैल्यूज चेंज कर दिया गया है, 6 kg. द वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर मतलब L1 60 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में ही रहने दो, L2 का वैल्यू भी सेंटीमीटर में ही आ जाएगा. एंड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट वायर का 60 सेंटीमीटर है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है दोनों का सेम है. तो कैलकुलेट वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ दिस सेकेंड वायर. अगेन N1 इज इक्वल टू N2 हो जाएगा और दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है 2L1 रूट ऑफ T1 बाई म्यू इज इक्वल टू 1/2L2. तो μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू म्यू लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, सेम मटेरियल सेम क्रॉस सेक्शन. अभी मैंने बताया म्यू सेम हो जाएगा दोनों का. T2 अपॉन म्यू, म्यू और म्यू हो जाएगा कैंसल, 2 और 2 हो जाएगा कैंसल. तो आप L2 अपॉन L1 देख सकते हो यहाँ पे अंडर रूट T2 अपॉन T1 हो जाएगा. L2 अपॉन L1 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1. ठीक है. अब T2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, M2G और T1 का वैल्यू M1G. तो L2 अपॉन L1 आपका रूट ऑफ M2 अपॉन M1 हो जाएगा. तो L2 अपॉन L1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट M2 का वैल्यू 6, L1 का वैल्यू 1.5, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4, तो ये हो जाएगा 2. तो इसका मतलब L2 अपॉन L1 2 हो गया. L2 इज इक्वल टू 2L1. L1 का वैल्यू 60 है तो L2 का वैल्यू 120 सेंटीमीटर हो जाएगा या फिर 1.2 मीटर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अच्छा, यहाँ पे अब लास्ट पार्ट इसका पॉसिबली लास्ट पार्ट होगा, दैट इज बीट फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड. एक सेकंड में आपको कितना बीट सुनाई देगा उसका फॉर्मूला सीधा N1 माइनस N2. दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ले लो, आपको बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड. ओके, एक सेकंड में आपको कितना बीट सुनाई देगा तो N1 माइनस N2 या फिर N2 माइनस N1, जो भी बड़ा होगा. N2 बड़ा होगा तो N2 माइनस N1, N1 बड़ा होगा तो N1 माइनस N2. Two sound waves having wavelength 81 cm and 82.5 cm produce 8 beats per second. Calculate the speed of sound in air. अब देखो यहाँ पे पहला वाला वेवलेंथ को हम लोग ले लेते हैं 81 सेंटीमीटर और दूसरे वाले वेवलेंथ को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर में ही रहने तो बाद में हम देख लेंगे, वो है 82.5 सेंटीमीटर. अब सुनो, एक बात ध्यान रखना, जब हम लिखते हैं v इज इक्वल टू एन लैम्डा और अगर आप मीडियम नहीं बदलते हो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा. वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो n विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा. किसी एक फिक्स मीडियम में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना. अगर आप मीडियम फिक्स करते हो तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. अगर n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है तो जिसका लैम्डा बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाएगी. यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि लैम्डा 2 इज ग्रेटर देन लैम्डा 1. इसका मतलब n2 विल बी लेस देन n1, तो n1 बड़ा हो गया. इसका मतलब आपका n1 बड़ा और n2 छोटा है. तो जब आप बीट फ्रीक्वेंसी लोगे तो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n1 माइनस n2. n1 क्यों लिया मैंने, क्योंकि n1 बड़ा है, तो n1 माइनस n2 और बीट फ्रीक्वेंसी आपका 8 है, 8 बीट्स पर सेकेंड. तो आपको यहाँ से n1 माइनस n2 का वैल्यू मिलेगा, दैट इज 8. बोला ये गया कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. अब इससे एक और आपको इक्वेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो n इंटू लैम्डा कांस्टेंट होगा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, या फिर आप ऐसे लिख दो ना, v इज इक्वल टू v is constant, v is equal to n into lambda is equal to constant. इसका मतलब ये कि n1 lambda 1 will be equal to, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, n2 lambda 2. अब n1 n2 में आपको एक और रिलेशन मिल जाएगा, आप n1 n2 ढूंढ लोगे.
एक वैल्यू आपको मिल गया n1 n2 में से, तो आप स्पीड पता कर लोगे क्योंकि आपको वेवलेंथ दिया हुआ है। तो आपको लैम्डा और n किसी एक साउंड का दोनों पता होना चाहिए। तो n1 का वैल्यू तो हमको पता नहीं है, लैम्डा 1 का वैल्यू हमको पता है 81 होता है। अब देखो दोनों तरफ आने वाला है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तब भी कुछ मतलब नहीं है, और इसी में रहना तो सेंटीमीटर में रहने दो। n2 इंटू लैम्डा 2 आपका 82.5 आ गया। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि n1 का वैल्यू, एक काम करते हैं, n2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। n2 is equal to n1 multiplied by 81 upon 82.5। अब यहां से आप क्या करोगे, ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, इसको ऐसे फिक्स कर दो, पुट दिस इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो 8 माइनस n1 8 इज इक्वल टू n1 माइनस 81 n1 अपॉन 82.5 ऊपर से डाल दिया यहाँ पे। तो 8 इज इक्वल टू, अगर मैं n1 कॉमन लेता हूँ या फिर इसको आप ऐड करोगे तो 82.5 माइनस 81 कितना हो जाएगा 1.5। 82.5 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1.5 n1 अपॉन 82.5। तो यहाँ से आप n1 ढूंढ लो, n1 का वैल्यू आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 82.5 डिवाइडेड बाय 1.5। दिस यू हैव टू सॉल्व। सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 82.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आपका आ जाएगा 440 हर्ट्ज। आ गया। बस एक की तो हमको जरूरत थी, n1 भी पता है, लैम्डा 1 भी पता है, तो आप ढूंढ सकते हो वेलोसिटी। v इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1, n1 का वैल्यू 440, लैम्डा 1 का वैल्यू 81। तो 440 मल्टीप्लाइड बाय 81 विल गिव यू 35640 सेंटीमीटर पर सेकेंड। याद रखना सेंटीमीटर पर सेकेंड है। आप इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो तो 35640 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 2 पीछे आ जाएगा तो ये 356.4 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दैट इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़े। Two tuning forks having frequencies 320 Hz and 340 Hz are sounded together, दोनों को साथ में बजाया, to produce sound waves. The velocity of sound in air is 326.4 meter per second. Find the difference in wavelength of these waves. ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस तो पता ही है। मान लो एक फ्रीक्वेंसी आपका 320 हर्ट्ज है, दूसरी फ्रीक्वेंसी आपका 340 हर्ट्ज है। ठीक है, तो आपको n2 माइनस n1 मिल जाएगा। n2 माइनस n1 कितना हो जाएगा बताओ, 340 माइनस 320, तो n2 माइनस n1 विल बी इक्वल टू 20। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस इन वेवलेंथ पूछा गया है, तो हम लोग को पता है v इज इक्वल टू n लैम्डा होता है। दिस विल गिव यू n इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। तो बस ये वैल्यू याद रखो और n2 की जगह पे v अपॉन लैम्डा 2 डाल दो। वेलोसिटी एक मीडियम में फिक्स है तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो वेवलेंथ बदल जाएगा। n2 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 2 लिखोगे, n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 1 लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 20। अच्छा ऐसे केस में लेकिन यहाँ पे लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी का वैल्यू पता तो है हमको, लेकिन सब्स्टिट्यूट करोगे तो हो जाएगा घपला। तो क्या करें, v का वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट भी करते हैं तो लैम्डा 2 लैम्डा 1 में एक रिलेशन आ जाएगा, हम लोग को मिलेगा नहीं। हमको चाहिए क्या, देखो अगर लैम्डा 1 चाहिए तो v अपॉन, अरे यार तो इसमें फ्रीक्वेंसीज देके रखा है ना, तब क्यों टाइम पास कर रहे हैं हम लोग। छोड़ो, इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो ये तो एक एक करके सॉल्व हो जाएगा। n1 देके रखा हुआ है 320 हर्ट्ज, n2 देके रखा हुआ है 340 हर्ट्ज, v देके रखा हुआ है 326.4 मीटर पर सेकेंड। एक एक करके निकाल लो लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो v इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1 और n1 का वैल्यू हो जाएगा आपका v अपॉन लैम्डा 1 का वैल्यू हो जाएगा, लैम्डा 1 का वैल्यू हो जाएगा v अपॉन n1। तो v का वैल्यू है आपका 326.4 डिवाइडेड बाय 320,
तो आपको लैम्डा 1 मिल जाएगा, फिर लैम्डा 2 निकालो, उसके बाद माइनस कर दो। सिंपल था यार, उसमें क्या टाइम पास कर रहे थे। तो 326, एक सेकेंड, 326.4 divided by 320 will give you 1.02 हर्ट्स है, मीटर तो मीटर आ जाएगा, लैम्डा 1 आ गया। वैसे ही आपका v इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 होगा, तो लैम्डा 2 का वैल्यू v अपॉन n2 हो जाएगा। वेलोसिटी का वैल्यू 326.4, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 340, तो 326.4 डिवाइडेड बाय 340 0.96 आ रहा है, 0.96 मीटर। तो ये आपका लैम्डा 2 आ गया। डिफरेंस ढूंढना है तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 आ जाएगा, 1.02 माइनस 0.96, तो 1.02 माइनस 0.96 विल गिव यू 0.06 मीटर या फिर 6 सेंटीमीटर। तो 0.06 मीटर लिखोगे चल जाएगा, काम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। सेट ऑफ, कितना क्वेश्चन बचा है, 1 2 3 बचा हुआ है, चलो 3 क्वेश्चन और है। A set of 8 tuning forks is arranged in a series of increasing order of frequencies. Each fork gives 4 beats per second with the next one, and the frequency of last fork is twice that of the first. Calculate the frequencies of the first and the last tuning fork. चलिए यहाँ पे टोटल 8 ट्यूनिंग फोक लगा के रखा हुआ है। तो ट्यूनिंग फोक कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग n1 मान के चलते हैं, ये n2, ये n3 और ऐसे करके टोटल n8। ठीक है, कंडीशन क्या देखो, each fork gives 4 beats per second with the next one. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, a set of 8 tuning forks is arranged in a series of increasing order of frequencies. मतलब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है। n1 will be greater than n2, n2 will be greater than, sorry, n1 will be less than n2, n2 will be less than n3। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अच्छा, each fork gives 4 beats per second with the next one, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके अगले वाले फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होगा, 4 बीट्स पर सेकेंड का अगर बीट फ्रीक्वेंसी दिया जा रहा है, इसका मतलब डिफरेंस 4 का है, डिफरेंस 4 का है और आगे वाला फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसका मतलब मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूं कि n2 माइनस n1 जो होगा वो होगा आपका 4। उसी तरीके से n3 माइनस n2 जो होगा वो भी होगा 4। n3 माइनस n2 जो होगा, आगे वाला बड़ा है पीछे वाला छोटा है, ये भी 4। हर फ्रीक्वेंसी अपने पीछे फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अगर लोगे तो 4 आएगा, क्योंकि 4 बीट्स पर सेकंड दे रहा है, ऐसा चलता जाएगा। और एक और दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। लास्ट फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट, ये भी एक कंडीशन है। n8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n1। चलो वो बात की बात है। लास्ट फ्रीक्वेंसी डबल है फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का, ये दिया ना, लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। ढूंढने क्या बोला है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क्स। तो फर्स्ट एंड लास्ट ट्यूनिंग फोर्क्स का फ्रीक्वेंसी ढूंढने बोला गया है। चलो ये तो समझ में आ गया ना, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 बीट्स पर सेकेंड है, हर फ्रीक्वेंसी आगे वाले के साथ इतना बीट्स दे रहा है। तो हम लोग पहले कंडीशंस लिख लेते हैं। एक तो दिया हुआ है n8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n1 दिया हुआ है, ठीक है, और बीट फ्रीक्वेंसी 4 बीट्स पर सेकेंड की बात की गई है, और हम लोग को ढूंढने बोला है n8, हम लोग को ढूंढने बोला है n1। तो सब लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग को पता है n2 माइनस n1 4 होगा, या फिर आप लिख सकते हो n2 इज इक्वल टू 4 प्लस n1। तो एक ये फिक्स कर लो, ठीक है। अब हम n3 की बात कर लेते हैं। तो हम लोग को ये भी पता है कि n3 जो है वो n2 प्लस 4 होगा, n2 से 4 बड़ा होगा। n2 की जगह पे आप ये वाला वैल्यू डाल दो, ये जो फर्स्ट वाला वैल्यू है ना वो डाल दो, तो आपको n3 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 प्लस n1। n2 की जगह पे 4 प्लस n1 डाल दो, प्लस 4। तो n3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 4 8, n1 प्लस 8, ये भी फिक्स कर लो। और एक वैल्यू और डाल देते हैं हम लोग, वैसे 2 में तो चल जाएगा,
पर आप एक वैल्यू और निकालो आप अपना। अगर यहाँ से यहाँ के बाद मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन आप काम करो एक वैल्यू और निकाल लो। अब एक काम करो, अगला केस जो है वो ये है कि n4 पे चलते हैं। n4 विल बी इक्वल टू n3 प्लस 4। n4 जो होगा वो n3 से 4 बड़ा होगा। n3 का वैल्यू फ्रॉम 2 निकाल लो, तो 2 से निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका n1 प्लस 8 प्लस 4, तो ये n1 प्लस 12 हो जाएगा। ये हो गया n4। समझ गए? अब इसको लाइन से अरेंज कर दो, देखो अब आएगा मजा। n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 4, इक्वेशन 1। दूसरा n3 इज इक्वल टू n1 प्लस 8, ये इक्वेशन 2। n4 इज इक्वल टू n1 प्लस 12, ये आपका तीसरा इक्वेशन। अब तुम गौर करते जाओ, इसी तरह के अगर आप चलते जाओगे तो क्या होगा। देखो 2 का यहाँ पे देखो 2 था तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 8 आ गया। अब इसको कैसे करोगे? तो इसको एक काम करते हैं यहाँ पे कि इसको ना आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दो। इसको मैं और थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे। इसको आप ऐसे लिख दो ताकि और आपको पैटर्न समझ में आए। इसको आप ऐसे लिख सकते हो n1 प्लस 4 इंटू 1। इसको आप लिख सकते हो n1 प्लस 4 इंटू 2। और इसको आप लिख सकते हो n1 प्लस 4 इंटू 3। तो फाइनली अगर आप ये पैटर्न रिपीट करते जाओगे तो n8 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? इधर जो भी आएगा दैट विल बी इक्वल टू n1 प्लस सी, ये तो 4 है कंटिन्यूसली। अब देखो ये n2 है तो ये 4 इंटू 1 आ रहा है। अगर ये n3 है तो 4 इंटू 2 आ रहा है। अगर ये n4 है तो 4 इंटू 3 आ रहा है। 4 इंटू n8 है तो 4 इंटू 7 आ जाएगा। एक नंबर कम हो जा रहा है, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1। तो n8 इज इक्वल टू, फाइनली आपके पास क्या आ गया, n8 इज इक्वल टू n1 प्लस 7 4 28। तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गया। अब आपके पास पहले से ये वैल्यू देके रखा हुआ है दैट योर n8 इज 2 टाइम्स n1। देखो यहाँ पे भी n8 इज 2 टाइम्स n1, ऑल्सो n8 इज 2 टाइम्स n1। तो इसको इक्वेशन आप, अच्छा इसको एक काम करो, इक्वेशन 2 डाल दो, वो 3 जैसे डाला था डालने दो। ये इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 5 हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रॉम 4 and 5 n8 इज इक्वल टू n1 प्लस 28, n8 इज इक्वल टू 2 into n1। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, n1 प्लस 28 इज इक्वल टू 2 into n1। तो यहाँ से आपको n1 का वैल्यू 28 हर्ट्ज आ जाएगा। एक बार n1 का वैल्यू आ गया तब इसको उठा के इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 5, पुट इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में डाल दोगे तो n8 का वैल्यू भी आ जाएगा। 2 टाइम्स n1, 2 टाइम्स n1 का वैल्यू 28, तो ये 56 हर्ट्ज हो गया। तो आपको n8 भी आ गया। तो वही n1 और n8 ढूंढना था। n8 मिला 56 हर्ट्ज, n1 मिला 28 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A sonometer wire is stretched by tension of 40 Newton. It vibrates in unison with a tuning fork. In unison मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी और ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो सोनोमीटर वायर का टेंशन 40 न्यूटन है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 384 हर्ट्ज है। How many numbers of beats gets produced in 2 seconds if the tension in the wire is decreased by 1.24 न्यूटन? अच्छा, अब इसमें दो वैल्यूज आ रहा है। इसका मतलब अगर सपोज करो टेंशन 40 न्यूटन है और फ्रीक्वेंसी आपका 384, इस केस में सॉरी n1 लिखना है, n1 लिखना है। फ्रीक्वेंसी आपका 384 हर्ट्ज है। ठीक है, बोला ये गया है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज बाय 1.24। तो पहले तो बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लो, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो बीट फ्रीक्वेंसी निकलेगा कैसे, n1 का वैल्यू दिया हुआ है, n2 का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, n2 का वैल्यू हमको पता करना है और t2 का वैल्यू क्या है बताओ, t2 का वैल्यू, n2 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता करना है एक्चुअली में, हमको बीट फ्रीक्वेंसी पता करना है। तो पहले बताओ t2 का वैल्यू क्या है। उन्हें क्या किया, टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज बाय 1.24, मतलब 40 माइनस 1.24,
तो आपका टेंशन आ जाएगा 40 माइनस 1.24। एक सेकेंड, क्या कर रहे हैं, 40 माइनस 1.24 38.76 न्यूटन। ठीक है, अब देखो हम लोग N2 निकालेंगे, तो सबसे पहले N1 N2 का वैल्यू देख लेते हैं। N2 अपॉन N1 विल बी इक्वल टू, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/12 रूट ऑफ T1 बाय म्यू। अब देखो हम लेंथ फिक्स रखते हैं, लेंथ तो वही है, सब कुछ वही है, बस आपका टेंशन चेंज हुआ है। तो लेंथ और म्यू का वैल्यू आपका सेम रहेगा और ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, बस आपका टेंशन चेंज हुआ है ना। तो N2 सॉरी T2 आ जाएगा यहाँ पे, T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। तो फाइनली आप यहां से लिख सकते हो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। अब N2 का जो वैल्यू है वो हम लोग को ढूंढना है यहाँ पे, ताकि आगे हम काम कर सके। और N1 का वैल्यू हम लोग को देख के रखा हुआ है 384, अंडर रूट T2 का वैल्यू 38.76 है और T1 का वैल्यू 40 है। अब यार ये तो पूरा लॉग कैलकुलेशन पे चला गया है, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूँ, बट ये क्वेश्चन अब लॉग का हो चुका है। 38.76 डिवाइडेड बाय 40, ये आपका 0.969 हो जाएगा। सो N2 अपॉन 384 विल बी इक्वल टू 0.969 का स्क्वायर रूट 0.9843, 0.984 रहने दो। तो यहाँ से आपको N2 का वैल्यू मिल जाएगा 0.984 मल्टीप्लाइड बाय 384। तो 0.984 multiplied by 384 will give you 377.85, 377.85 हर्ट्ज। ये आपका N2 आ गया। तो आपके पास N1 तो था ही, N1 का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, यहाँ पे 384 हर्ट्ज है। तो आपके पास N2 भी आ गया। अब आप पहले बीट फ्रीक्वेंसी निकाल लो। तो बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बीट्स पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में कितना बीट प्रोड्यूस किया जा रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू n। देखो N1 बड़ा है तो N1 माइनस N2 आ जाएगा, दैट इज 384 माइनस 377.85। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 384 माइनस 377.85, दैट विल गिव यू 6.15 बीट्स पर सेकेंड। लेकिन देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है उसका आपका 6.15 बीट्स पर सेकेंड है, लेकिन ये एक इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि जनरली आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका इंटीजर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑलमोस्ट 6 बीट्स पर सेकेंड ले लेंगे इंटीजर में। ठीक है, एक सेकेंड में 6 बीट्स, उन्होंने क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड्स। सो इन 2 सेकेंड्स नंबर ऑफ बीट्स का डबल हो जाएगा, एक सेकेंड में इतना होता है, तो नंबर ऑफ बीट्स विल बी इक्वल टू 2 into 6 दैट इज इक्वल टू 12 बीट्स। ठीक है, तो 2 सेकेंड में 12 बीट्स आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद फिर हमारा 2-3 MCQs होगा, खत्म हो जाएगा टॉपिक। सोनोमीटर वायर और लेंथ 0.5 मीटर, अगेन सोनोमीटर वायर का लेंथ 0.5 मीटर दिया हुआ है, इज स्ट्रेच बाय अ वेट ऑफ, वेट मतलब टेंशन प्रोड्यूस किया गया है वेट द्वारा, T इज इक्वल टू mg, m का वैल्यू 5 है, g का वैल्यू 9.8 ले लेंगे, तो 5 into 9.8 न्यूटन हो जाएगा। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 हर्ट्ज, कैलकुलेट लीनियर डेंसिटी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला में वैल्यूज डालना है। तो n इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ t बाई म्यू आ जाएगा, और आपको यहाँ से म्यू ढूंढना है। 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0.5 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, 100 का स्क्वायर 10⁴ हो जाएगा,
2 इंटू 0.5 जो है तो 1 होगा, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 इंटू 0.5 तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 इंटू 9.8 अपॉन म्यू आ जाएगा, तो यहाँ से आपको म्यू मिल जाएगा 5 इंटू 9.8 अपॉन 10⁴। तो 9.8 इंटू 5 विल गिव यू, सॉरी क्या कर रहा हूँ, इंटू 5 विल गिव यू 49, तो ये हो जाएगा आपका 49, और 10⁴ है, ये तो डायरेक्ट हो जाता नहीं, ठीक है, 10⁴ ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो ये 4.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, ये आपका आंसर आ गया, 4.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। सिंपल है। चलो देख लेते हैं कुछ MCQs फटाफट। When an air column in a pipe closed at one end vibrates such that 3 notes are formed in it, find the frequency of its vibration। अब देखो क्लोज्ड एट वन एंड है, इसमें 3 नोड्स बनते हैं, तो 3 नोड्स बना दो भाई। तो देखो यहाँ पे एक नोड, फिर एक नोड यहाँ बना दो, एक नोड यहाँ बना दो, 3 नोड्स बन गए। अब ये वाइब्रेशन कैसे होगा, ऐसे जाएगा, देखो बीच में एंटी नोड बनेगा, एंटी नोड एंटी नोड और खुला वाला, एक सेकेंड मैंने थोड़ा सा ना क्या कर दिया है, देखो एक एंड पे क्लोज है ना ये, तो यहाँ नोड फिक्स है, यहाँ पे एंटी नोड फिक्स है, बीच में और 2 नोड बनेगा, तो एक नोड आप यहाँ बना दो और एक नोड आप यहाँ बना दो। अगर ये नोड है और ये नोड है तो इसका मतलब एक एंटी नोड यहाँ बनेगा, एक एंटी नोड यहाँ बनेगा, तो आपका ये जो वाइब्रेशन है वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये पूरा टच होगा एक्चुअली में इस तरह से, और यहाँ से आपका ये जाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वाइब्रेशन इज, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता करनी है, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी बताओ। अब यहाँ पे आप देखो तो एक काम करो, पहले तो लेंथ निकाल लो, यहाँ का लेंथ का रिलेशन हो जाएगा वेवलेंथ से, तो हम v = n लैम्डा से इक्वेशन निकाल लेंगे। अब देखो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है बच्चों, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, v/4L होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका v/4L होता है क्लोज्ड एंड का। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें ये लेंथ जो है ना, लेंथ का वैल्यू क्या होगा बताओ पहले तो। देखो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो λ/4 होता है, तो एक λ/4, फिर यहाँ से दूसरा λ/4, तीसरा λ/4, चौथा λ/4 और पांचवा λ/4, तो ये L का वैल्यू 5 λ/4 है, L का वैल्यू इज 5 λ/4, इसको लैम्डा डैश ले लो जो भी है, 5 λ/4। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि लैम्डा और एल का रिलेशन क्या आ रहा है, ये इसको ऐसे लेना तो चलो कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा और एल का रिलेशन क्या आ रहा है, तो आप देखोगे यहाँ से तो लैम्डा का वैल्यू 4L/5 आ रहा है। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो v = क्या हो रही है, इसको लैम्डा डैश ले लो, ठीक है, लैम्डा डैश, तो आपका जो वेलोसिटी है उसका फ्रीक्वेंसी वैल्यू क्या होता है, v = n डैश लैम्डा डैश, क्योंकि कौन सी फ्रीक्वेंसी और कौन सा वेवलेंथ हमें नहीं पता, तो n डैश लैम्डा डैश ले लिया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि n डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, v/λ डैश, v/λ डैश का वैल्यू क्या है 4L/5, 4L/5, 5 ऊपर चला जाएगा, 5 इंटू v/4L, और v/4L क्या होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो ये 5 इंटू n हो जाएगा n डैश। तो वैसे तो यहाँ पे ये 5n का ऐसा ग्राफ बनता है, अगर आपको याद होगा तो डायरेक्टली आप 5n पुट कर सकते हो, तो 5 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा सीधा, नहीं अगर पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो और कुछ नहीं। If 2 organ pipes of length 50 centimeter, अच्छा if 2 open organ pipes, 2 open organ pipes हैं, एक का लेंथ 50 सेंटीमीटर, दूसरे का लेंथ 51 सेंटीमीटर, sounded together to produce 7 beats per second, the speed of sound is, तो आपको स्पीड ऑफ साउंड देखना है, एक का लेंथ 50 सेंटीमीटर है, दूसरे का 51 सेंटीमीटर है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक सेकेंड, इसमें इफ टू ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर
sounded together to produce 7 beats per second. अच्छा 7 beats per second the speed of sound is. तो अब यहाँ पे वैसे कुछ दिया तो नहीं है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत नहीं, मान लो इसकी कुछ भी फ्रीक्वेंसी रहने दो, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी जो है, आप ओपन पाइप ही है तो आप इसका फ्रीक्वेंसी v/12 ले लो और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो v/2L2 आ जाएगा राइट। और ये 7 बिट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो जिसका लेंथ बड़ा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी, क्योंकि लेंथ डिनोमिनेटर में है ना, तो क्योंकि L2 इज ग्रेटर देन L1, L2 इज ग्रेटर देन L1, इसका मतलब आपका N2 इज लेस देन N1, इसका मतलब ये आपका बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो N1 माइनस N2 हो जाएगा, N1 माइनस N2, और इस बीट फ्रीक्वेंसी के वैल्यू देके रखा हुआ है 7 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे N1 माइनस N2 करोगे तो क्या हो जाएगा, v/2L1, ये L1 है और ये L2 है, माइनस v/2L2 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे आप v/2 कॉमन ले लो, 1/L1 माइनस 1/L2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो v/2, अच्छा इसको आप 50 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हो, और इसको आप 51 इंटू 10⁻² मीटर लिख सकते हो, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 10⁻² माइनस 1/51 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 7। 10⁻² भी बाहर ले लो, 2 इंटू 10⁻² बाहर आ गया। अभी क्या होगा बताओ, 51 माइनस 50 अपॉन 51 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 7। तो यहां से आपको v/2 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 1/51 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब आपको पता है कि 50 इंटू 2 जो होता है वो 100 होता है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और v का वैल्यू आपको 7 इंटू 51 आ जाएगा। 7 इंटू 51 करोगे तो 7 1 7, 7 5 35, तो 357 मीटर पर सेकेंड का आंसर आ गया आपको, दैट इज ऑप्शन। तो ये न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि एमसीक्यू में ही आएगा, इसका न्यूमेरिकल बना के भी डाला जा सकता है, तो आप देख लेना उस हिसाब से। 2 पाइप है, 2 ओपन पाइप है, उसका लेंथ देके रखा था, कुछ दिया नहीं था इसलिए हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले लिया, नहीं दिया तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो क्वेश्चन क्या देखो, द टेंशन इन अ पियानो वायर, पियानो वायर है इसका मतलब स्ट्रेच बिटवीन 2 फिक्स्ड सपोर्ट्स। तो ये आपका जो है वो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वाइब्रेशन की बात हो रही है। तो टेंशन इन अ पियानो वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, तो इसका टेंशन 25% इंक्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब T2/T1 जो होगा, अगर मैं इनिशियल टेंशन 100 रखूं तो फाइनल टेंशन 125 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल टेंशन 25% इंक्रीज किया गया है। तो इट्स फ्रीक्वेंसी बिकम्स डैश टाइम्स, फ्रीक्वेंसी बिकम्स डैश टाइम्स मतलब फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है टेंशन बढ़ाने से इंक्रीज हो जाता है, कितने टाइम्स होगा ये हमको देखना है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के। तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लो फ्रीक्वेंसी का, कि आपका n इज इक्वल टू होता है 1/2L रूट ऑफ टी बाई म्यू। तो इसका मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रूट ऑफ टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप ऐसे लिख सकते हो n2/n1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2/T1, ऐसे लिखा जा सकता है। तो n2/n1 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट T2/T1 का वैल्यू 125/100, 125/100 में 125/100 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1.25। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1.25 लोगे तो ये 1.118 आ रहा है, समथिंग 1.118 आ रहा है, ठीक है। तो n2 इज इक्वल टू 1.118 n1, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पे इसको अप्रोक्सीमेटली 1.12 n1 लिख सकते हो। तो 1.12 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, दैट इज ऑप्शन बी।
तो बच्चों फाइनली ये चैप्टर भी हुआ खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।